अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक बहुत खूबसूरत नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है कह दिया जो कहना था। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए जिसमें आप बेहद कंजूसी करते हैं। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। वो बेहद झिंझलाई हुई बल्कि गुस्से में भी थी, जिसका इजहार वो चीजें पटक पटक कर रही थी। फिर भी किसी तरह उसके अंदर की खौलन कम नहीं हो रही थी। हालांकि कोई नई बात नहीं हुई थी। गुज़िश्ता 4 सालों से यही कुछ हो रहा था कि वो बाकायदा तैयार होकर ड्राइंग रूम में जाती तो वहां मौजूद खवातीन उसे देखते ही मुंह बनाने लगती थीं, जो अम्मा भी जरूर महसूस करती। फिर भी उसके तारुफ के साथ तारीफ में रत्बुल लिसान हो जाती। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है सोहनी, माशाल्लाह अंग्रेजी में एमए किया है, बहुत ज़हीन है, घरदारी में भी माहिर है, जिस घर जाएगी 4 चांद लगा देगी। अभी भी अम्मा ने यही रटे रटाए जुमले बोले थे, जिस पर एक खातून ने खासे तंजिया अंदाज में कहा था माशाल्लाह, और वो नासमझ नहीं थी। फौरन वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई और हमेशा की तरह रिजेक्ट होने का गुस्सा बेजान चीजों पर निकाल रही थी कि शानी दरवाजे में आकर बोला, मैं आई कम इन। उसने हाथ में पकड़ी मोटी सी किताब जोर से टेबल पर पटकी, फिर शानी को देखकर धाड़ी, आ जाओ। अरे, शानी उसका चेहरा देखकर हंसने लगा। ये आपने क्या किया है? क्या किया है? वो समझी नहीं। आईना देखें जाकर, शानी ने बमुश्किल हंसी रोककर कहा तो वो उसे घूरती हुई वॉशरूम में आ गई और जब आईने में खुद को देखा तो रो देने को हो गई। खुद को पसंद करवाने के लिए जो उसने मेकअप किया था वो गुस्से के बायस उसकी शक्ल को खासा मज़ह का खेस बना रहा था। बस ये आखिरी बार था, अब कभी मैं खुद को तमाशा नहीं बनाऊंगी। रगड़ रगड़ कर मुंह धोते हुए वो बड़बड़ाती रही। फिर आईने में देखा, शफाफ आंखें सुर्खी माइल हो गई थीं। क्या कमी है मुझमें? बस एक रंग ही तो काला है, वरना इन आंखों की जादूगरी से कौन इनकार कर सकता है? एक आलम तस्खीर कर सकती हूँ। एक आलम? होंठों पर दुख भरी हंसी मचली थी। कोई एक बंदा तो तस्खीर हो ना सका, कहाँ एक आलम? वो खुद तरसी का शिकार होने जा रही थी कि सर झटक कर वॉशरूम से निकल आई। शानी सादतमंद बच्चों की तरह रजिस्टर खोले बैठा था। वो अपनी चेयर खींच कर बैठी तो शानी सर उठाकर उसे देखने लगा। आप रो रही थी? नहीं, क्यों? वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। आंखों की सुर्खी सिर्फ रोने को तो जाहिर नहीं करती, अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिलने से भी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उसने हल्के फुल्के अंदाज से उसे भटकाने की कोशिश की। अच्छा, अभी क्या खुशी मिली है आपको? वो भटकने वाला नहीं था। बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, उसने टाला। मैं समझ गया, अभी जो आपके लिए प्रपोजल आया था वहां बात बन गई है, यही बात है ना? इसीलिए आप खुश है ना? गुड, ये तो वाकई बहुत ज्यादा खुशी की बात है। मैं आपकी शादी में खूब भंगड़ा डालूंगा। शानी जोश में आ गया था। बस शट अप, वो एकदम चीख पड़ी। तुम यहाँ पढ़ने आते हो, पढ़ो और जाओ। इससे हटकर तुम्हें कुछ बात सोचने की और समझने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? इसका मतलब है बात नहीं बनी। शानी बजाय खाइफ होने के उसके चिल्लाने से समझ कर बोला, हाँ नहीं बनी। फिर? उसने दांत पीसे जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर ये कि लानत भेजें और समझ लें कि वो आपके काबिल ही नहीं थे। आपको वही मिलेगा जो आपके काबिल होगा, और वो कोई आम सा इंसान नहीं होगा। शानी ने पल भर में उसके गुस्से, उसके तनफ्फुर को जायल कर दिया था और वो हैरत से उसे देख रही थी। तुम? हाँ, मैं आपका स्टूडेंट जरूर हूँ, लेकिन नर्सरी केजी का बच्चा नहीं हूँ। एमए कर रहा हूँ। उम्र में आपसे बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं हूँगा। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो फिर चटक गई। आप गलत न समझें, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त समझें। बेशक आप मेरी उस्ताद हैं, तो क्या उस्ताद और शागिर्द में दोस्ती नहीं होती? होती होगी। उसने बेनियाजी का मुजाहरा किया, फिर एकदम पूछने लगी, वैसे तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? अच्छे अच्छे मशवरे, वो बरजस्ता बोला था। तुम मुझे मशवरे दोगे? उसे फिर अपनी बड़ाई का एहसास सताया था। एक तो आपके साथ ये बड़ा मसला है, खुद को सिर्फ उस्तानी समझती हैं। खैर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे बच्चा तो ना समझें। मैं आपके पास सिर्फ अंग्रेजी सीखने आता हूँ। ठीक है, कल से नहीं आऊंगा। मत आना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मगजमारी करने का। वो कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। खैर, आऊंगा तो मैं जरूर, और अब पढ़ने नहीं पढ़ाने आऊंगा। उसकी बात पर वो चीख पड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी समझो। वो कहकर तेजी से निकल गया और वो दांत पीसती रह गई। और उसी रात अम्मा उसके पास आ बैठी। खासा मुजरिमाना सा अंदाज था।
उसके कमरे की हर शय पर उनकी नजरें जा रही थीं और एक सिर्फ वही नजरअंदाज हो रही थी। क्या बात है अम्मा, आप कुछ परेशान हैं? उसने उलझ कर टोका। हाँ, नहीं, यहाँ आकर बैठो। अम्मा ने अपने सामने बेड पर हाथ मारा, उसकी तरफ देखा, फिर भी नहीं। जी, वो बैठ गई। वो बेटा, आज जो औरतें आई थीं, वो शर्मीन को पसंद कर गई हैं। अम्मा रुक रुक कर बोली, और ये भी कोई नई बात नहीं थी। जब से शर्मीन उसके बराबर की हुई थी, तब से यही हो रहा था, लेकिन अम्मा ने उसे कभी नहीं बताया था। खुद ही मना कर देती और बाद में वो यही सुनती थी कि जब तक बड़ी की नहीं हो जाती, छोटियों का नहीं सोचूंगी। फिर अब क्या बात है? वो सोचने लगी। रिश्ता अच्छा है, अगर तुम कहो तो शर्मीन के लिए हामी भर लूं। अम्मा की बेबसी पर उसका दिल रो उठा। बेख्तियार उनके हाथ थाम लिए। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि पहला हक तुम्हारा है। नहीं अम्मा, ये सब नसीब की बात है। अगर मेरे नसीब में ये सब नहीं है तो आप दूसरी बेटियों पर तो दरवाजे बंद ना करें। अगर रिश्ता अच्छा है तो जरूर हामी भर लें। और मैं तो पहले भी कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मेरी वजह से बाकियों को ना बिठाए रखें। शर्मीन के बाद नरमीन, वो भी तो अब बड़ी हो गई है। उसने साफ कोई से कहा, फिर एकदम खुश होकर बोली, कितना मजा आएगा, अब हमारे घर में भी ढोलक बजेगी, शादी के गीत गाए जाएंगे। अम्मा, आप तो साड़ी बांधेंगी ना? मुझे बड़ा शौक है आपको साड़ी में देखने का। चल हट। अम्मा उससे नजरें चुरा कर उठ खड़ी हुई और अभी दरवाजे तक थी कि वो पुकार कर बोली, अम्मा, मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ बेटा। इस तमाम वक्त में अम्मा अब मुस्कुराई थीं। मैं आई कम इन? 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद वो फिर आ गया था। उसने सरतापा उसे देखा, फिर तेज लहजे में पूछने लगी, तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने? पढ़ने, वो इंतहाई मासूमियत से बोला। सॉरी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, तुम कोई और इंतजाम कर लो। उसने साफ जवाब देकर वार्डरोब खोल ली। अरे वाह, और इंतजाम कैसे कर लूं? ये आसान थोड़ी है। वो अंदर चला आया। मैं बस तुमसे पढ़ूंगा। तुम? उसने जोर से वार्डरोब का पट बंद किया। तुमने मुझे तुम कहा? हाँ, तुम ही कहूंगा। आप जनाब, मैं बहुत वक्त जाया कर लिया। वो जाने क्या सोच कर आया था, और मैं मजीद तुम पर वक्त जाया नहीं कर सकती। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो फर अंग्रेजी बोल रहा होता। तुम हो कि अभी तक टेंसेस में गड़बड़ कर देते हो, कूड़ मगज कहीं के। मैं कूड़ मगज नहीं हूँ। तुमने मुझ पर तवज्जो नहीं दी, बच्चा समझकर जुमले रटवाती रही। अच्छा बाबा, माफ करो, मेरे पास अब वाकई वक्त नहीं है, बल्कि सीधी बात यह है कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आता। उसने हाथ जोड़कर माजूरी जाहिर कर दी। ये क्या बात कर रही हो तुम? अंग्रेजी में मास्टर हो, वो भी पोजीशन होल्डर। फिर मैंने खुद तुम्हें फरफर अंग्रेजी बोलते हुए सुना है। वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। ईमान से, अगर कोई अंग्रेज सुन ले तो फौरन अपनी गुलामी लिख दे। उसके खुशामदाना अंदाज पर वो चिढ़ गई। तुम क्या मुझे अहमक बेवकूफ समझते हो जो तुम्हारी चापलूसी पर खिल उठूंगी? चलो निकलो यहाँ से। प्लीज प्लीज सोनी, वो खुशामद पर उतर आया कि वो चीख पड़ी। सोनी, खबरदार जो मुझे मेरे नाम से पुकारा तो। सॉरी, गलती हो गई मैडम। नहीं मिस। नहीं टीचर। सॉरी टीचर, आइंदा सोहनी कहने की गलती नहीं करूंगा। तुम प्लीज मुझ पर रहम करो, मेरे कैरियर का सवाल है। मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो, बिल्कुल अपनी तरह। फर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत दुआएं दूंगा तुम्हें। वो मिस्कीन बनकर लहजे में रिक्कत भी समोल आया था। अच्छा बस, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जाओ कल से आ जाना। उसने कहकर फिर वार्डरोब खोल ली। थैंक यू टीचर, लेकिन अभी क्यों नहीं? बस आधा घंटा? या अल्लाह, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। चलो बैठो। वो झंझलाते हुए टेबल पर आ बैठी तो उसने फौरन अपना रजिस्टर खोल लिया। इसकी जरूरत नहीं है। उसने रजिस्टर खींचकर एक तरफ रख दिया, फिर पूछने लगी, तुम्हें कौन कौन सी जबान आती है? उर्दू, पंजाबी और कुछ कुछ सिंधी भी बोल और समझ लेता हूँ। उसके बताने पर वो फौरन पूछने लगी, और पश्तो? नहीं, पश्तो बहुत मुश्किल जबान है, उसकी तो मैं अबजद से भी वाकिफ नहीं हूँ। इसलिए वाकिफ नहीं हो कि किसी पश्तो जबान वाले के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई, और बाकी जबानें तुम इसलिए बोल और समझ लेते हो कि उन लोगों के साथ अक्सर तुम्हारा उठना बैठना होता है। और कोई भी जबान सिर्फ सीखने से फरफर नहीं बोली जा सकती जब तक सुनने और बोलने की प्रैक्टिस ना हो। वो बहुत संजीदगी से उसे समझा रही थी। इसीलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था, और अब फिर कह रही हूँ कि मुझसे सीखने के बजाय किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। वहाँ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तुम्हें बोलने की प्रैक्टिस होगी तो जल्दी जबान पर उबूर हासिल कर लोगे। सॉरी, मैं इंस्टीट्यूट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे अब्बा जो मुझे खर्चा भिजवाते हैं उससे मेरा महीना मुश्किल से गुजरता है। उसने मजबूरी बयान की जो उसके लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं थी।
تو تم अब्बा से खर्चा मंगवाते क्यों हो, खुद क्यों नहीं कमाते? मैं पढ़ाई करूं या कमाऊं? तुम्हें पता है जॉब वाला आदमी सुबह का गया रात में घर लौटता है, फिर वो पढ़ाई कैसे कर सकता है? उसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। खैर, ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हो, वो भी हार मानने वाली नहीं थी। कोशिश की थी मैंने, लेकिन हर एक ने ये कहा कि मैं लड़कों को अपने घर बुलाकर पढ़ाऊं, और मैं तो खुद किसी के घर में रहता हूँ। वो लोग तो मुझे भी निकाल बाहर करेंगे, फिर बोलो मैं कहाँ जाऊंगा? जहन्नुम में, वो चिढ़कर बोली थी। तौबा करो, अल्लाह किसी मुसलमान को जहन्नुम की हवा भी ना लगने दे, आमीन। उसने बाकायदा मुंह पर हाथ फेरे। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे तैयारी करनी है। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? शानी ने फौरन पूछा। शर्मीन के ससुराल, उसने बताया तो वो उछल पड़ा। हाय, ये शर्मीन का ससुराल कहाँ से आ गया? मेरा मतलब है तुमसे पहले। मुझसे पहले क्या मतलब है? उसने कस्तन अनजान बनकर टोका। मतलब पहले दुनिया में तुम आई हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जाऊंगी भी पहले मैं। वो इसकी बात काट कर हंसी थी। लाहौल वाला, कैसी खौफनाक बातें करने लगी हो, मैं खाला जान से पूछता हूँ। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया तो उसने फौरन बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया, फिर तैयारी में लग गई। अम्मा अब्बा के साथ वो भी शर्मीन की होने वाली ससुराल जा रही थी, खास तौर से लड़का देखने। फितरी तौर पर मुतजस्सिस तो थी ही, साथ अंदर कहीं ये ख्याल भी था कि जिसके घर वालों ने उसे रिजेक्ट किया है वो खुद क्या है, शहजादा गुलफाम या? और वो देखने में बेहद आम सा लड़का था। उसे थोड़ी सी मायूसी हुई, फिर बाकायदा उसका इंटरव्यू करने बैठ गई। तुम्हारा नाम? अदील। जॉब क्या है? बैंक मैनेजर। गुड। शर्मीन को कहाँ देखा? इस सवाल पर वो कदरे सटपटा गई। सॉरी, मैंने अभी तक नहीं देखा। वाकई? उसने कस्तन हैरत का इजहार किया तो वो कंधे उचका कर रह गया, फिर पूछने लगा, आप उनकी बड़ी बहन हैं? वो क्योंकि स्ट्रॉ होंठों में दबा चुकी थी जब ही हूं की आवाज निकाली। आपकी शादी हो गई? उसने सीधे साधे अंदाज में पूछा था, जब ही वो भी आराम से बोली, नहीं। क्यों? वो पूछ के नादिम सा हो गया। सॉरी, मुझे क्यों का सवाल नहीं उठाना चाहिए था। खास से अक्लमंद हो, और इस बात पर मैं तुम्हें पूरे 100 मार्क्स देती हूँ, उसने सराह कर कहा। फिर पर्स में से शर्मीन की तस्वीर निकालकर उसके सामने कर दी। ये शर्मीन है। वो एक नजर तस्वीर पर डालकर फिर उसे देखने लगा था। क्या हुआ? उसे टोकना पड़ा। आपसे बहुत मुख्तलिफ है, उसने कहा तो वो हैरान हुई। अरे तुमने एक नजर में कैसे मवाजना कर लिया? अदील ने जवाब नहीं दिया और उसके हाथ से तस्वीर लेकर अपनी जेब में रख ली थी। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। घर में शादी की अफरा तफरी शुरू हो गई थी और शानी हर काम में पेश पेश था। बाहर के तो तकरीबन सारे काम उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। अम्मा भी सिर्फ उसी पर भरोसा करती थी। जाने क्या जादू किया था उसने अम्मा और अब्बा पर भी कि उनके सारे उसूल धरे रह गए थे और वो अलेलान सारे घर में दंदनाता फिरता था। किसी वक्त वो टोकती तो अम्मा उल्टा शानी की तरफदारी करने लगती। क्यों रोकती हो बच्चे को? बेचारा अपने घर से इतनी दूर यहाँ अकेला रहता है और फिर तुम्हारा क्या लेता है? उल्टा हमारे काम ही कर जाता है। फिर एक दिन अम्मा ने ही उससे कहा था कि अगर पढ़ाई में मुश्किल होती हो तो सोनी से मदद ले लिया करो। अंग्रेजी में एमए किया है सोनी ने, फर अंग्रेजी बोलती है, और वो अगले दिन से ही अंग्रेजी सीखने आ गया था। वो के एमएससी का स्टूडेंट था, लेकिन अंग्रेजी में कमजोर। अब पता नहीं वाकई ऐसा था या कोई और बात। सोनी को बहरहाल यकीन नहीं आया। हर तरह से उसका इम्तिहान ले डाला, लेकिन नतीजा 0। आखिर सर पीट कर बोली थी, तुम मास्टर लेवल तक कैसे पहुंच गए? रट्टे से और कुछ नकल? उसकी साफ गोई पर वो सुलग कर बोली, तो आगे भी इसी तरह काम चला लो। नहीं चल सकता, बहुत सख्ती हो गई है। सुना है सारे कपड़े उतरवा लेते हैं, वो रवानी में बोल गया था। अच्छा, बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, कल से आ जाना। वो हरगिज भी उसे अहमियत देने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो अपनी जगह बनाता चला गया। यहाँ तक के घरेलू मामलात में भी अम्मा उससे मशवरा करने लगी थी, जिस पर पहले तो वो बहुत चिढ़ती थी, फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो गई। अभी भी सारे घर में उसकी पुकार मची थी। खुद उसे अपने जाती कामों के लिए शानी को पुकारना पड़ रहा था। शानी, शानी सुनो तो। वो उसे बाजू से खींचते हुए अपने कमरे में ले आई और बेड से दुपट्टा उठाकर उसे थमाते हुए बोली, ये दुपट्टा पीको करवा लाओ। अभी तो मैं खाने वाले के पास जा रहा हूँ और वहाँ कोई पीको वीको नहीं होता। वैसे भी तुम ये कलर ना ही पहनो तो अच्छा है, बिल्कुल सूट नहीं करेगा तुम पर। अच्छा? खिलाफे तवक्का वो बजाय चिढ़ने के खामोशी से दुपट्टा तय करने लगी तो वो जाते जाते रुक गया। मैं मजाक कर रहा था, लाओ।
तुम क्या समझे मैं इसे लपेट कर किसी कोने में डाल दूंगी? नहीं, बगैर पीको के मैं इसे ही ओढ़ूंगी और सारी महफिल में अगर धानी रंग नुमाया ना हो तो कहना। आखिर में उसने जिस अंदाज से गर्दन हिलाई थी वो हैरान रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ, तुम्हें खाने वाले के पास जाना है। उसने याद दिलाया तो वो सटपटा कर भागा था और वो हंसते हुए तैयारी में लग गई। उसे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। फिर भी जाने क्यों, कभी कभी यूं लगता जैसे सारी कायनात में वो वाहिद हसीन लड़की है, और कभी उसके बिल्कुल बरक्स होता कि वो खुद को इंतहाई बदसूरत लगती। लेकिन इस वक्त इत्तेफाक से हसीन होने का एहसास था। जब ही मेहमानों के दरमियान बहुत पुरएतमाद थी, और उस वक्त तो उसने जरा सी गर्दन भी अकड़ाई थी जब किसी को ये कहते सुना था कि ये दुल्हन की बड़ी बहन है, इसके साथ क्यों नहीं की। हाँ, ये ज्यादा खूबसूरत है ना, इसने खुद रिजेक्ट कर दिया होगा। काश कभी ऐसा हो। वो सोचते हुए आगे बढ़ी थी कि शानी सामने आ गया और सरगोशी में बोला, खुदा के लिए किसी कोने में बैठ जाओ, इधर सब लोग पूछ रहे हैं ये काली सी लड़की कौन है। अच्छा, वो बजाय बुरा मानने के हंस पड़ी। तुम मजाक समझ रही हो? वो झुंझलाया। नहीं, यकीनन तुम ठीक कह रहे होगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, और तुम भी परवाह मत करो। वैसे भी वो तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे। मुझे कोई क्या कह सकता है। शानी ने अपना कॉलर छूकर अपनी हैंडसम पर्सनालिटी को जताया तो यकदम उसे अपनी बदसूरती का एहसास हुआ। बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छूने लगी। क्या हुआ, कुछ गिर गया है क्या? आई मीन ज्वेलरी? शानी ने यही समझकर पूछा। हाँ शायद, वो कहकर तेजी से पलटी और शामियाने से निकलकर भागते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। चंद लम्हे रुक कर सांसें हमवार की, फिर आईने के सामने आ खड़ी हुई। क्या हुआ है मुझे? सब कुछ वैसा ही तो है, ना बाल खराब हुए ना मेकअप, फिर ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी शक्ल बिगड़ गई हो। उसने हर तरह से खुद को देखा, इत्मीनान किया, लेकिन फिर भी वो एतमाद बहाल नहीं हुआ। तब रगड़ रगड़ कर चेहरा धो डाला। उसके बाद दोबारा शामियाने में आई और खामोशी से एक कोने में बैठकर स्टेज पर दुल्हा दुल्हन को देखने लगी। कल तक दोनों अनजाने थे। निकाह के दो बोलों ने पल में सदियों की आशनाई बख्श दी थी। अदील सरगोशी में कुछ कह रहा था, शर्मीन सिमटी जा रही थी। वो उनको देखते हुए खो सी गई। मान अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके वो चौंकी जरूर, लेकिन इधर उधर देखने से गुरेज करते हुए उठकर अम्मा के पास आ गई। कहाँ चली गई थी? अम्मा ने उसे देखते ही पूछा, और इससे पहले कि वो कोई जवाब देती नरमीन उसके पास भाग आई। आप ही चले ना, मूवी बनवा लें। फिर उसका चेहरा देखकर चीखी, आपने मेकअप क्यों उतार दिया? बस उलझन हो रही थी, उसने हमेशा वाला जवाब दिया। आप ही अजीब हैं, इतनी प्यारी लग रही थी। बस अब बैठी रही यहीं, कोई जरूरत नहीं है मूवी बनवाने की। नरमीन झंझलाते हुए वापस भाग गई तो वो हंसकर अम्मा को देखने लगी। क्यों अम्मा, मेकअप के बगैर मैं अच्छी नहीं लगती? अम्मा जवाब देने के बजाय दूसरी किसी खातून की तरफ मुतवज्जा हो गईं। वो कुछ देर जसपुस होती रही, फिर उठकर स्टेज पर आ गई और मूवी कैमरों की तेज रोशनियों की जद में आकर वो फिर खुद को हसीन लगने लगी, और इस एहसास ने उसके होंठों पर मुस्कुराहटों की कलियां चटखा दी थीं। शर्मीन रुखसत हुई तो सारा माहौल सूना हो गया। अम्मा नरमीन के साथ अंदर जा रही थीं। अब्बा गेट पर शानी के साथ खड़े उसे कुछ हिदायत दे रहे थे और वह शामियाने में अकेली बैठी थी, बिल्कुल खाली उल जहन, कोई सोच नहीं थी। फिर जाने क्या शय एहसासात को नरमी से छू कर उसके दिल को अजब अंदाज से धड़का गई थी कि वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। निस्फ शब के बाद की सरसराती हवा जा बजा बिखरी गुलाब की पत्तियों से अटकेलियां करती फिर रही थी। वो पूरा ध्यान लगाकर पत्तियों की सरगोशियां सुनने की कोशिश करने लगी। तभी शानी उसके सर पर आन खड़ा हुआ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें कोई एतराज है? वो सर ऊंचा करके उसे देखने लगी। तौबा करो, मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला? वो अब्बा पूछ रहे हैं। अब्बा? उसने गर्दन मोड़कर गेट की तरफ देखा। अब्बा अंदर जा रहे थे। फिर उसे देखकर बोली, जाओ कह दो अब्बा से मेरा अभी यहाँ से उठने को दिल नहीं चाह रहा। तुम मत उठो, मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ पहरे को। आखिरी दो लफ्ज उसने बैठते हुए धीरे से कहे थे, फिर भी उसने सुन लिए, लेकिन कस्तन अनसुनी कर गई, क्योंकि उस वक्त खामोशी और सन्नाटे में हवा की सरसराहटें अच्छी लग रही थीं। बड़ा ख्वाबनाक माहौल था। नन्हे कुमकुमों का रंगीन अक्स उसके चेहरे और कपड़ों पर झिलमिला रहा था। वो कुर्सी के बैक पर बाजू रखकर उस पर थोड़ी टिकाए बैठी थी। शानी उस पर से नजरें हटाने की सही में नाकाम हो रहा था, जबकि वो उसकी मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज किए अचानक जाने किस एहसास में घिरकर गुनगुनाने लगी। ए दिले नादां, जुस्तजू क्या है, आरज़ू क्या है, ए दिले नादां, ये ज़मीं चुप है।
आसमां चुप है। फिर ये धड़कन कैसी, 400 क्या है, ए दिले नादां, ए दिले नादां। शानी मबहूत हो गया था। वो ए दिले नादां की तकरार करते करते खामोश हो गई। फिर भी समातें कुछ और सुनने से कासिर थीं। गालिबन फिजा ने उसकी लय चुराकर हवाओं में बिखेर दी थी। सोहनी। कितनी देर बाद शानी ने बहुत एहतियात से उसे पुकारा तो वो बिना हरकत किए नजरों का जाविया बदलकर उसे देखने लगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। एक बात पूछूं? दोनों तरफ हद दर्जे एहतियात के बाद भी हो और खामोशी भी ना टूटे। क्या तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि शर्मीन से पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी? नहीं। उसके एक लफ्ज नहीं में यकीन नहीं था। जब ही वो उलझ गया। क्यों नहीं? मेरा मतलब है होना तो चाहिए ना। ये एक फितरी बात है। हाँ है तो फितरी बात, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। फिर इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो? मुझे लग रहा है कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुम्हारे एहसासात को छू कर तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है और तुम इस गिरफ्त से आजाद नहीं होना चाह रही। शानी ने पूछकर अपना ख्याल भी जाहिर किया तो वो हल्के से मुस्कुराई। फिर उसे देखकर कहने लगी, हाँ शानी, ऐसा ही है। मैं जब यहाँ बैठी थी, जब वहां खड़ी थी और जब स्टेज पर तेज रोशनियों की जद में थी तो कोई मुसलसल मुझे अपनी नजरों के हिसाब में लिए हुए था। कौन? शानी को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। पता नहीं। मैंने उसे देखने, उसे खोजने की कोशिश नहीं की। शायद मैं उस हिसार से निकलना नहीं चाहती थी और शायद मैं उसका तिलिस्म भी नहीं तोड़ना चाहती थी। वो खो गई थी। अचानक शानी के हंसने पर चौंक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? बस अब तुम भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। बल्कि मैं अब्बा से कहता हूँ ये शामियाने लगे रहने दें। हो सकता है कल परसों तुम्हारी बारात आ जाए। शानी ने छेड़ा तो उसने बस नफी में सर हिला दिया। बोली कुछ नहीं, फिर उठकर खड़ी हुई। जा रही हो? शानी ने फौरन पूछा। हाँ, इससे पहले कि खूबसूरतियां मांद पड़ जाएं। उसने चंद सानिये रुक कर अपनी बात को सोचा, फिर पूछने लगी, खूबसूरतियां हमेशा क्यों नहीं रहती? रह सकती हैं। शानी ने यूं ही कह दिया था। कैसे? वो जानने को बेताब हुई। ये राज अगर मैं जान गया तो पहले खुद उस पर अमल करूंगा, फिर तुम्हें भी बता दूंगा। शानी कहकर खुद ही हंसा तो वो सर झटक कर अंदर चली गई। शर्मीन की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि उसकी ससुराल के जानने वालों में से उसके लिए प्रपोजल आ गया। शर्मीन ने फोन पर अम्मा को इत्तला दी थी कि अदील के कोई जानने वाले सोनी के लिए आना चाहते हैं और जब अम्मा उसे बता रही थी तो एक तवील अरसे बाद उसका दिल बेकाबू हुआ था, क्योंकि अभी तक वो अनजानी नजरों के हिसार से निकली नहीं थी और पहला ख्याल यही आया था कि ये वही हो सकता है जो दिल को छूकर अब घर तक आ रहा है और उसके लिए तैयारी में खास एहतमाम की उसने जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उसके ख्याल में पसंद तो वो पहले ही कर ली गई थी। इसलिए शाम में अपने सादा से अंदाज में जब वो चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसे देखते ही एक खातून अम्मा से पूछने लगी, ये कौन है? सोनी, मेरी बेटी। अम्मा ने उन्हें बताया था, लेकिन उसे लगा जैसे अम्मा उसे तसल्ली दे रही हो। ए मेरी बेटी, तू दिल छोटा न कर। मेरे खुदा, वो एक पल वहां नहीं ठहरी। ट्रे टेबल पर रखी और पलटकर तेज कदमों से अपने कमरे में आई तो उसकी आंखें धुंधला रही थीं और ऐसा भी एक तवील अरसे बाद हो रहा था, वरना तो वो इन बातों की आदी हो चुकी थी। एहसासात को नई जिंदगी देकर फिर उन्हें मजरूह करने वाला जाने कौन था, और वो जो कोई भी था उसने अच्छा नहीं किया था। वो टूटे कांच समेटते हुए अंदर से लहू लहू हो रही थी। शफाफ आंखों ने भी सुर्ख लिबादा ओढ़ लिया था। मैं आई कम इन? दरवाजे में शानी नमूदार हुआ तो उसने आवाज की सिमत देखा जरूर, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया था। अरे! शानी फौरन अंदर चला आया। क्या हुआ? रो रही हो क्या? तुम्हारी आंखें, देखो अब ये मत कह देना कि बहुत ज्यादा खुशी मिलने से भी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। ये खुशी मिलने की सुर्खी नहीं है। मैं पहचानने लगा हूँ। खुशी मिलने की सुर्खी में कौसो कज़ा छलकने लगती है। और बस चुप हो जाओ। वो अचानक चीख पड़ी। मैं खुशी मनाऊं या मातम करूं, तुम्हें क्या? तुम अपनी हद में रहा करो। हद? अगर तुम मुझे मेरी हद बता दो तो। वो हाथ बांध कर बोला, जिससे सुलग कर वो रुख मोड़ कर कहने लगी, अम्मा ने तुम्हें बहुत ढील दे रखी है। तुम उन्हीं के आगे पीछे फिरा करो और आइंदा मेरे कमरे में मत आना। अब तुम जा सकते हो। और वो मेरी अंग्रेजी? उसने डरते डरते पूछा। फाड़ में गई अंग्रेजी। नाउ गेट लॉस्ट। वो जोर से चीखी तो वो कान पकड़कर भाग खड़ा हुआ था।
फिर अगले 2 दिन वो अपने कमरे तक महदूद रही। अम्मा क्योंकि खुद ही उसके मामले में बेबस थी, इसलिए उसका सामना करने से कतराती थी। कि वो किसी को इल्जाम नहीं देती थी, लेकिन उसका बुझा बुझा चेहरा अम्मा से देखा नहीं जाता था। जब वो खुद ही नॉर्मल होकर सामने आ जाती तब उसे गले भी लगा लेती थी। और नरमीन भी घर में थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में मगन रहती थी। यूं भी सबसे छोटी थी, इसलिए उसके सामने कोई मामला खोला ही नहीं जाता था। बहरहाल उस वक्त फोन की बेल उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। नरमीन और अम्मा जाने कहाँ थी जो उन्हें बेल सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ कोई मुस्तकिल मिजाज या बिल्कुल फारिग। बिलाखिर उसे ही उठना पड़ा। खासे जारहाना अंदाज में रिसीवर उठाकर ऐसे ही लहजे में हेलो कहा तो दूसरी तरफ से उसके बिल्कुल बरक्स ठहरे हुए गंभीर लहजे में कहा गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवाब देते हुए वो सोच और खोज में पड़ गई। आप सोहनी हैं? उधर से पूछा गया। जी, आप कौन? वो उलझने लगी। आपको ढूंढते ढूंढते तो मैं खुद को भूल गया हूँ। वैसे खाकसार को यस्तानी कहते हैं और मैंने अदिल की शादी में आपको देखा था। थानी आंचल में आप धनक के सारे रंगों को मात देती लग रही थी। उसका ठहरा हुआ अंदाज उसके अंदर हलचल मचाने लगा था कि यकलख्त उसे 2 दिन पहले का प्रपोजल याद आ गया। चटक कर बोली, अब आप क्या चाहते हैं? अब? वो हैरान हुआ, क्या इससे पहले भी मैंने कुछ चाहा है? इतनी जल्दी भूल गए? अभी 2 दिन पहले तो आपके घर से 2 खवातीन आई थीं। उसकी याद दिलाने पर वो मजीद हैरान हुआ। मेरे घर से? सॉरी, मैंने तो अभी अपने घर में आपका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैं पहले खुद आपको खोजना चाहता था और आज बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल कर पाया हूँ। फिर वो अब अपनी जल्दी पर खफीफ हुई थी। फिर ये कि अब आप कहें तो मैं अपने घर वालों को भेज दूं? उसने कहा तो वो जुस्बुस होकर बोली, जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, आप कहीं इंगेज हैं? उसने फौरन पूछा। मैं इंगेज हूँ या नहीं, आपको बहरहाल मैं मना कर रही हूँ। वो तल्ख तजर्बे के जेर असर थी। कोई वजह भी तो हो, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। खुदा हाफिज। वो फोन रखते ही पशेमानी में घिर गई थी। ये मैंने क्या किया? ये तो वही था जिसकी नजरों के हिसार में मैंने खुद को बेपनाह हसीन महसूस किया था। और सिर्फ महसूस करने की बात नहीं थी, मैं सचमुच उस वक्त कायनात की सबसे हसीन लड़की थी, जिसके धानी आंचल पर धनक के सारे रंग निसार हो रहे थे। अब क्या करूं? वो झिंझलाई। फिर CLI पर नंबर देखकर फौरन अपने मोबाइल में सेव करने भागी थी। उसने यसानी का नंबर महफूज तो कर लिया था, लेकिन खुद से उसे फोन करने में अपनी पोजीशन ऑकवर्ड होने के ख्याल से वो रोजाना उसका नंबर देख कर रह जाती, जो कि उसे असपर हो चुका था और उसके फोन की शिद्दत से मुंतजिर थी। पता नहीं वो उसके जवाब से बिल्कुल मायूस हो गया था या उसका सब्र आजमा रहा था कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी दोबारा फोन नहीं किया था, जबकि उसके कान फोन की बेल पर ही लगे रहते थे। अभी भी उसने बेल सुनकर अपने कमरे से दौड़ लगाई थी कि उधर से आते शानी से बुरी तरह टकरा गई। फौरन पीछे हटकर उसे बेनुक्स सुनाना चाहती थी, लेकिन शर्मीन और अदील को आते देखकर फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। फोन उठाए शानी को डांटे या बहन बहनोई के इस्तकबाल को बढ़े। इंतहाई बौखलाहट में बारी बारी तीनों को देख रही थी। तब शर्मीन खुद ही आकर उसके गले लग गई। कैसी हो, बड़े दिनों बाद आई? उसने शिकवा किया और जवाब का इंतजार किए बगैर अदील की तरफ मुतवज्जा होकर उसे सलाम किया, तो जवाब में उसने सिर्फ सर हिलाया, जो उसे बहुत नागवार गुजरा। अम्मा कहाँ हैं? शर्मीन ने उसके तेवर भांप लिए थे कि फौरन उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया कि कहीं वो अदील को टोकने न खड़ी हो जाए। अंदर चली जाओ, वो कहकर अपने कमरे में आ गई और वहीं से शानी को पुकारा तो वो दरवाजे से झांक कर पूछने लगा, क्या बात है? अंदर आओ। वहां से क्या झांक रहे हो? उसने तेवरी चढ़ाकर कहा। सॉरी, उस दिन तुमने अपने कमरे में आने से मना किया था। मैंने मना किया था ना, और मैं ही बुला रही हूँ, फौरन आओ। उसने मजीद गुस्सा दिखाया तो वो खाइफ होने की एक्टिंग करते हुए अंदर आ गया। मुझे तुमसे कुछ बात करना है, लेकिन अभी तो शर्मीन आ गई है, कल फुर्सत से आना, उसने कहा तो वो एकदम अकड़ गया। अब मेरे पास फुर्सत कहाँ, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। अच्छा जाओ, इम्तिहानों के बाद आना। वो उसे धकेल कर किचन में आ गई और चाय का पानी रखकर कैबिनेट से निम्को बिस्किट वगैरह निकाल रही थी कि शर्मीन वहीं आ गई। क्या कर रही हो? अभी तो चाय, फिर खाने की तैयारी करूंगी। वो प्लेट में निम्को डालते हुए बोली। हमारे लिए एहतमाम न करना, हम अभी चले जाएंगे। शर्मीन ने कहा तो वो हाथ रोक कर कहने लगी, ये क्या बात हुई? मेहमानों की तरह घंटे भर के लिए आई हो? आज तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, यहीं रहना 2-4 दिन। अरे नहीं, मैं नहीं रह सकती, शर्मीन फौरन बोली थी। क्यों? बस वो अदील, मेरा मतलब है वो मेरे बगैर नहीं रहते। शर्मीन अगर ये बात शर्मा कर कहती तो वो महसूस होती, लेकिन उसके घबराए अंदाज पर ठिठकी थी।
पहले भी तो वो तुम्हारे बगैर रहता था। मैं बात करती हूँ उससे। वो कहकर जाने लगी कि शर्मीन ने उसका बाजू थाम लिया। नहीं सोहनी, तुम उससे बात ना करो। तो फिर तुम बताओ असल बात क्या है। वो जानने पर मुसिर हो गई तो शर्मीन नजरें चुरा कर कहने लगी, अदील को शानी का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। कहते हैं तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, जिसका दिल चाहता है मुंह उठाए चला आता है, इसलिए वो मुझे ज्यादा देर यहाँ रुकने नहीं देते। उसने गहरी सांस खींची। तो ये जहनियत है अदील की। तुम्हारा शौहर ना होता तो अभी मुंह तोड़ देती। अफसोस, अब तो बंदा उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। खैर तुम इस बात को ज्यादा महसूस मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वो फिर उसे तसल्ली भी देने लगी। हाँ, मैं भी इसीलिए यहाँ आने पर ज्यादा इसरार नहीं करती, लेकिन देखो तुम अम्मा से कुछ मत कहना, ख्वामख्वाह परेशान होंगी। अभी तो तुम परेशान हो रही हो, चलो ये चाय ले जाओ। उसने ट्रे उठाकर शर्मीन को थमा दी। क्यों, तुम नहीं आ रही? मुझे यहीं रहने दो, वरना अदील के सामने मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो तुम्हें मुश्किल होगी। उसकी बात सुनते ही शर्मीन फौरन किचन से निकल गई। तब वो उस पर कुड़ने लगी थी और फिर उसके जाने के बाद ही किचन से निकल कर आई तो अम्मा उस पर बिगड़ गई। ये क्या तरीका है? आकर बहन बहनोई के पास नहीं बैठ सकती थी? क्या सोचेगा अदील कि उसका 2 घड़ी का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? घर जाकर शर्मीन पर तो जरूर जताएगा। उसने सारी बातें खामोशी से सुन ली, एक लफ्ज नहीं बोली। तब अम्मा बड़बड़ाते हुए अंदर चली गईं। ये माएं भी किसी बेईमान दुकानदार के तराजू की तरह होती हैं। दोनों पलड़े बराबर नहीं रहते, कभी इधर झुकाओ तो कभी उधर। आजर्दगी से सोचते हुए अपने कमरे में आई थी कि फोन की बेल पर फौरन वापस पलटकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ये सानी था। आप? धड़कनों के शोर से परेशान होकर वो इस कदर कह सकी। सॉरी, मैंने बहुत रोका खुद को, लेकिन मैं रह नहीं सका। आपने माइंड तो नहीं किया? वो तरीके से पूछ रहा था। नहीं, वो बेख्तियार हो गई थी। थैंक यू, इसका मतलब है मैं आपको फोन कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन रोजाना नहीं, वो संभल कर बोली थी। जैसे आप कहेंगी वैसे। आपको इंतजार था? आई मीन मेरे फोन का। उसका खूबसूरत लहजा हरगिज भी चुटलाया नहीं जा सकता था और सच बोलकर वो खुद को हल्का भी नहीं करना चाहती थी। था भी और नहीं भी। अरे ये क्या बात हुई? वो जरा सा हंसा था। आप जो भी समझे। चलें, फिर मैं समझने के बाद फोन करूंगा। 1 मिनट, अगर आपका सेल नंबर हो तो। जी। उसने अपना सेल नंबर लिखवा कर फोन रख दिया और निचला होंठ दांतों में दबाकर अंदर से फूटने वाली खिलखिलाहटें रोकते हुए कमरे में बंद हो गई थी। उसने शानी को हमराज बनाने का सोचकर उसे बुलाया था और जब वो सामने आ खड़ा हुआ तो फिर शशुपंज में पड़ गई। कभी उसे देखती, कभी खुद से उलझने लगती। तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर शानी ने टोक दिया। वही तो बताना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ो, बस बता डालो। अगर राजदारी की बात है तब भी पहले वादा कर लेता हूँ कि किसी से नहीं कहूंगा। वो कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गया, फिर उस पर नजरें जमा कर बोला, चलो शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाऊं? कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, बस इतनी सी बात है कि यस्तानी का फोन आया था। वो उसी के अंदाज में जल्दी जल्दी बोलकर आखिर में निचला होंठ दांतों में दबा गई, जबकि वो उछल पड़ा था। हैं, ये यस्तानी कौन है? वो ही ना, वो आवाज दबाकर कहने लगी। वो जो शर्मीन की शादी में मैंने तुम्हें बताया था कि मुसलसल मुझे देख रहा था। लेकिन तुमने तो उसे नहीं देखा था, शानी ने फौरन याद दिलाया। हाँ, नहीं देखा था, अभी भी नहीं देखा। वो झिंझलाई। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसी का फोन था? उसकी बातों से, और खुद उसने एतराफ भी किया है कि अदील की शादी में वो सारा वक्त मुझे देखता रहा था। क्यों, उसे और कोई काम नहीं था? वो जिस कदर मासूमियत से बोला वो उसी कदर सुलग गई थी। देखो, अगर मजाक के मूड में हो तो फौरन चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। नहीं, मैं बहुत संजीदा हूँ। वो एकदम सीधा हो गया। और ये पूछना चाहता हूँ कि अब तुम क्या चाहती हो? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ कैसा बिहेव करूं। पहली बार उसका फोन आया तो मैं तल्ख हो गई थी, जिस पर बाद में मुझे पछतावा हुआ। जब ही दूसरी बार वो खामोश हो गई, खिल उठी होगी और अपने गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगकर उसे मजीद पेशरफ्त पर उकसाया होगा। शानी ने बज़ाहिर संजीदगी से उसकी बात पूरी की तो वो जुस्पुस होकर बोली, नहीं, खैर माफी तो नहीं मांगी थी। अच्छा चलो, इस बात को छोड़ो और ये बताओ वो तुम्हें कैसा लगा? मैंने उसे देखा कहाँ है? मैं देखने के हवाले से नहीं, बातचीत के हवाले से पूछ रहा हूँ। छिछोरा तो नहीं है? शानी की वजाहत पर वो यकलख्त उस गंभीर लहजे के सहर में खो गई। नहीं शानी, आवाज से, लहजे से, बातों से वो बहुत सुलझा हुआ लगता है और पढ़ा लिखा भी, और सबसे अहम बात यह है कि वो मुझे देख चुका है।
یعنی اس کی طرف سے ریجیکٹ ہونے کا خوف نہیں رہا۔ شانی نے اس کی آخری بات کو معنی پہنائے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی ایسے شخص کے چکر میں پڑنے کی جسے تم نے دیکھا نہیں، جانتی نہیں، تمہیں پتا نہیں کہ وہ کیسا ہے، تمہارے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو میں کس قابل ہوں؟ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اول تو تمہاری صورت شکل کوئی ایسی گئی گزری بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تب بھی اس میں تمہارا قصور نہ ہوتا، کیونکہ صورت شکل اللہ کی دین ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اندر ہوتی ہے۔ آئینہ دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکا کرو۔ اگر تمہارے دل کا آئینہ شفاف ہے تو پھر سمجھ لو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ شانی نے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، پھر وہ مایوسی سے بولی، میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری بات ہی خود کو سمجھنے کی ہے، اور تم نے خود کو غیر اہم جان کر اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ جو ایرا غیرا نتھو خیرا تمہارا ہاتھ مانگے گا تم بخوشی تیار ہو جاؤ گی۔ افسوس، ایسا تو جاہل گنوار لڑکیاں بھی نہیں سوچتی، وہ بھی راجے مہاراجاؤں کے خواب دیکھتی ہیں، اور تم ایم اے پاس، کیا تمہارا کوئی خواب نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں؟ نہیں، کیونکہ میں بہت کم عمری سے ریجیکٹ ہونے لگی تھی۔ پتہ ہے، جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی تب میں نے تائی جی کو کسی سے یہ کہتے سنا کہ سونی تو واجبی شکل و صورت کی ہے، البتہ شرمین بڑی ہو کر بہت خوبصورت نکلے گی اور اسے میں اپنی بہو بناؤں گی۔ پھر بڑی چھوٹی خالہ بھی شرمین پر ہی مہربان رہی، مجھے تو کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں، اس لیے میں خود اپنی نظروں میں بھی غیر اہم ہوتی گئی، اور پھر خواب سجاتی بھی تو کس کے؟ کبھی کسی نے انجانے میں بھی کوئی دل کو چھو لینے والی بات نہیں کہی تھی، اور اب اچانک ایک شخص آیا ہے تو تم۔ وہ سر جھکا کر بول رہی تھی، پلکیں اٹھا کر شاکی نظروں سے شانی کو دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ سوری، میرا مقصد تمہیں اس شخص سے بدسن کرنا نہیں ہے، میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تم اس کے بارے میں معلوم کرو، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اور کہیں صرف وقت گزاری کے لیے تو تمہیں فون نہیں کر رہا جیسا کہ آج کل فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اسفات میں سر ہلاتے ہوئے بے اختیار اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ مایوسی کی آہیں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہارے لیے ایک شہزادہ آئے گا، اونچا، لمبا، ہینڈسم، بالکل میرے جیسا۔ وہ پھر اپنے مخصوص موڈ میں آ گیا تو وہ سر چٹک کر بولی، اگر تمہارے جیسا ہوا تو اسے میں خود ریجیکٹ کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے اجازت دو، 4 دن بعد میرے امتحان شروع ہو رہے ہیں، اور پلیز اس دوران مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اوکے؟ خدا حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ عجیب پاگل لڑکا ہے، ویسے کہہ تو ٹھیک رہا تھا کہ پہلے مجھے معلوم کر لینا چاہیے یہ ثانی کون ہے، کیا کرتا ہے، کہیں فلرٹ تو نہیں؟ وہ شانی کی قائل ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا۔ دوپہر تک سارے کام خوشی خوشی نمٹاتی، پھر اپنا موبائل لے کر بیٹھ جاتی۔ ٹھیک 2 بجے یسانی کا فون آ جاتا اور وہ چھوٹتے ہی پوچھتا، انتظار کر رہی تھی؟ ہاں، وہ اب اعتراف کرتے ہوئے جھجکتی نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا، پھر بھی جانے کیوں ڈر سا رہتا ہے، یسانی نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، کیسا ڈر؟ کہ پتہ نہیں آپ میرا فون اٹینڈ کریں گی یا نہیں۔ اس کے خدشے پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ چلے میں آپ کا یہ ڈر دور کر دیتی ہوں، یعنی پہلے میں آپ کو مس بیل دے کر آپ کے یقین پر مہر ثبت کر دوں گی کہ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اور ہاں، اس مخصوص وقت کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں مجھے بیل دے سکتی ہیں۔ ہاں، رات بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئی تو میں یہی سوچتی رہی کہ آپ کو فون کروں۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ بھی یہی چاہ رہی تھی۔ تو کرتی نا، میں خود آج کل نیند کو ترس رہا ہوں، اور ایک بات کہوں؟ کہیے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اس نے کہہ کر منت بھی کی۔ انکار تو نہیں کر رہی، لیکن سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ ابھی بھی سوچ کر بولی تھی۔ اچھی بات ہے، خدا حافظ۔ وہ سیل دراز میں رکھ کر پلٹی تو دروازے میں شرمین کو دیکھ کر یوں ہی مسکرا دی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ شرمین نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ایک دوست ہے۔ تم کب آئیں؟ اس نے سرسری انداز اختیار کیا۔ کچھ دیر ہوئی، اماں کے پاس بیٹھی تھی، عدیل بھی وہی ہیں۔ چلو، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ ہاں چلو، پچھلی بار اماں ڈانٹ رہی تھی کہ میں بہن بہنوئی کے پاس کیوں نہیں بیٹھی۔ ویسے آج تم لوگ اس وقت کیسے آ گئے؟ میرا مطلب ہے ابھی دوپہر بھی نہیں ڈھلی۔ وہ چلتے چلتے رک کر پوچھنے لگی۔ وہ عدیل اتفاق سے دوپہر کے کھانے پر گھر آ گئے تھے، پھر واپس جانے لگے تو میں نے کہا مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیں۔ شرمین نے بتایا تو اس نے حیرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ ارے، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ کر لینا، پہلے عدیل سے ہیلو ہائی تو کر لو۔
शर्मीन ने उसे धकेला। अम्मा के कमरे में अदील जाने को तैयार खड़ा था। उसने सलाम किया और बैठने को कहा तो वो टाइम देखकर बोला, अभी ऑफिस जाना है, फिर शाम में आऊंगा। आते ही जाने की जल्दी मत मचाना, रात का खाना खाकर जाना, और तुम्हें जो पसंद हो वही बता दो, मैं बना दूंगी। उसने कहा तो अम्मा उसकी ताकीद करने लगी। हाँ बेटा, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। नहीं, बस जो आप बनाएंगी खा लूंगा। अच्छा शर्मीन। आखिर में वो शर्मीन को जाने का इशारा देकर चला गया तो अम्मा को उसी वक्त से रात के खाने की फिक्र हो गई। आप सामान मंगवा लें, मैं पका दूंगी। चलो शर्मीन। वो अम्मा से कहकर शर्मीन को खींचते हुए दोबारा अपने कमरे में आ गई और उसे अपने साथ बिठाकर पूछने लगी, तुम्हारे ससुराल में यस्तानी कौन है? यस्तानी? शर्मीन सोच में पड़ गई। फिर उसे देखकर नफी में सर हिलाया तो वो जोर देकर बोली, भाई तुम्हारी शादी में आया था बारात के साथ। अदील का कोई ननियाली तथियाली कजिन या उसका कोई दोस्त? कजिन्स में से तो कोई नहीं है, दोस्तों में हो तो मुझे नहीं पता। आखिर बात क्या है? शर्मीन ने उलझ कर पूछा। बात यह है कि तुम्हारी शादी में यज़दानी ने मुझे देखा था और उसके बाद से उसने सारी तफसील बता डाली। तो शर्मीन फिर से सोचने लगी। तुम अदील से मालूम करो, हो सकता है उसका कोई दोस्त हो, बल्कि ये तो मैं यज़दानी से भी पूछ सकती हूँ। तुम अदील से उसका पूरा बायोडेटा मालूम करो और ये कि देखने में वो कैसा है। उसने कहा तो शर्मीन माजरत करते हुए कहने लगी, सॉरी, मैं अदील से इस सिलसिले में बात नहीं कर सकती, क्योंकि पहले तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम यस्तानी को कैसे जानती हो, और मैं लाख कस्में खाऊं तब भी वो यकीन नहीं करेंगे। यार, ऐसा बेअतबार बंदा है, वो चिढ़कर बोली थी। अब है तो क्या करूं, उसकी अम्मा बहनें तक उसकी इस आदत से परेशान रहती हैं। हर बात की टोक, कौन आया कौन गया। पता है, अभी जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो एक एक बात को रेत कर पूछेंगे। तौबा, जहर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द, वो बेख्तियार होकर बोली। लेकिन जब शर्मीन का चेहरा देखा तो नादिम सी हो गई। सॉरी, मैं अदील को कुछ नहीं कह रही, वैसे भी और मामलात में तो वो बहुत अच्छा है, तुमसे मोहब्बत करता है, और सच्ची बात है, मोहब्बत ही में शक ज्यादा होता है। अच्छा, अब तुम मुझे बहलाओ मत, मैं खुद सब समझती हूँ। शर्मीन के टोकने पर वो हंस पड़ी। तभी शानी दरवाजे से झांक कर बोला, बड़े दांत निकल रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहान हो गए? उसने फौरन पूछा। हाँ, आज मैं आजाद हो गया हूँ। वो जैसे ही अंदर आया शर्मीन उठ खड़ी हुई। अरे, तुम भी आई हो, कैसी हो? और तुम्हारे मियाँ साहब कहाँ हैं? वो शर्मीन से मुखातिब था, लेकिन सोहनी को देखते हुए वो कमरे से निकल गई। हैं? इसे क्या हुआ, नाराज है क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो जब से इसकी शादी हुई है। ओफो, तुम खामोश नहीं रह सकते। वो झिंझला गई। अरे, मैं तो समझा था मेरे इतने दिनों की गैर हाजिरी से तुम परेशान हो गई होगी, बात करने को तरस रही होगी। जब ही मैं पेपर खत्म होते ही सीधा यहाँ चला आया, क्योंकि मुझे एहसास था कि खुदा के लिए शानी, अभी तुम जाओ, कल आना। वो उसे धकेलते हुए दरवाजे तक ले गई थी, और ऐसा उसने शर्मीन की वजह से किया था, वरना वो खुद वाकई उसके मुंतजिर थी। एक तो उसके आने जाने से घर में कुछ हलचल का एहसास होता था, दूसरे वो उसके साथ यस्तानी की बातें करना चाहती थी। शर्मीन ने तो साफ जवाब दे दिया था कि वो इस सिलसिले में अदील से कुछ मालूम नहीं कर सकती, तो अब उसे शानी ही से मदद लेना थी। जब ही अगले दिन जब वो आया तो पहले उसके लिए चाय बनाकर ले आई, जिस पर वो फौरन ठिठक कर बोला, काम बताओ। क्या काम? वो उछली थी जिसके लिए पहले चाय पिलाई जा रही है। उसके मशकूक अंदाज पर वो अंदर से सुलग गई। सुनो, किसी खुशफहमी में मत रहो, मैंने खास तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई, खुद पीने का मूड था तो तुम्हें भी दे दी। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। उसने चाय का बड़ा सा घूंट भरा। कुछ कड़वी कड़वी लग रही है। क्योंकि मैंने बनाई है, वो जलकर बोली। फिर तो नमकीन होनी चाहिए थी। वो मुस्कुराया, फिर बकिया चाय हलक में उंडेल कर पूछने लगा, और कितने रिश्ते आए? अब तो एक ही आएगा और वो आखिरी होगा। वो अब उसे चिढ़ाकर मुस्कुराई थी। कौन? यसानी? अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था। कहाँ तक बात पहुंची? वो फौरन मुश्ताक हो गया। वो सीरियस है शानी, वो सारा झगड़ा भूल कर बताने लगी। रोजाना बात होती है और अब तो वो मिलने पर इसरार कर रहा है। तुम बताओ, मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं, तुम माशाल्लाह पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, तुमसे किसी हिमाकत का खदशा नहीं हो सकता। वो मासूमियत से बोला और वो फिर बिदक गई। हिमाकत से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब छोड़ो, ये बताओ कब कहाँ मिलना है? वो फौरन उसे असल बात पर ले आया। ये अभी तय नहीं हुआ, बल्कि अभी मैंने मिलने की हामी भरी ही नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है अब तो बाजी तुम्हारे हाथ में है। पसंद आए तो ठीक, वरना रिजेक्ट करके आ जाना। उसकी बात पर वो कुछ बेध्यानी में उसे देखे गई। ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? शानी ने टोका तो वो नजरें चुरा गई। नहीं, फिर क्या मसला है? वो उसके नजरें चुराने से उलझा था। वही पुराना,
लेकिन अब रिजेक्ट होने का नहीं, रिजेक्ट करने का खौफ है। वो अपनी साफ गोई पर खुद हैरान थी। इसका मतलब है तुमने अपने जहन में उसका एक खाका बना लिया है। वो सोच में पड़ गया, फिर उसे देखकर पूछने लगा, कैसा है, यूनानी देवताओं जैसा? नहीं, ऐसा तो कोई बुत नहीं तराशा मैंने, बस ठीक ठाक, ना बहुत हसीन ना कमरू। वो खौलते हुए अंदाज में बोली थी, ना बहुत हसीन ना कमरू, यानी मुझ जैसा? शानी ने सीने पर बाजू लपेटकर कहा तो वो उसे देखने लगी। फिर दिल ही दिल में उसकी वजाहत की मोतरफ होकर उसी साफ गोई से बोली थी, नहीं, तुमसे कम। और अगर वो मुझसे ज्यादा या मुझ जैसा हुआ तो सोचना पड़ेगा। वो कस्तन मुस्कुराई थी। पागल हो तुम, वो झुंझला गया। ख्वाह मखा के खौफ पाल रखे हैं, बस अब जो भी है जैसा भी है मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल करो। जनाब, मैं वही करने जा रही थी, लेकिन तुम ही ने मुझे मेरा एहसास दिलाया और अब फिर कह रहे हो ऐरा गैरा कबूल कर लूं? नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। अब जो भी आएगा उसे मैं अपने म्यार पर परखूंगी, समझे तुम? बिल्कुल समझ गया जंगली बिल्ली। वो उसे चढ़ाकर भागा था। वो अजीब उलझन में थी, कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि आया उसे यस्तानी से मिलना चाहिए या नहीं, जो गो के ज्यादा स्टार नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार करके उसे बेचैन कर देता था कि ना चाहते हुए भी वो ख्वाब सजाने लगी थी। उस वक्त भी सब सो चुके थे, एक वही जाग रही थी। कितनी देर यसानी के दिलनशीं लहजे और दिल फरेब बातों में खोई रही, फिर तकिए के पास से अपना मोबाइल उठाकर सोचने लगी। उसने कहा था कि वो भी नींद को तरसता है, गोया उसे याद करता है, और अभी क्या वो भी जाग रहा होगा? उसने मोबाइल ऑन करके पहले टाइम देखा, फिर उसका नंबर पुश कर दिया और धड़कते दिल से इंतजार करने लगी। कितनी देर बाद उसकी नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, कौन है यार, सुबह बात करना। उसके बाद वो जाने क्या कह रहा था। उसकी समातें सुन हो गईं और आंखों में सजे ख्वाब कतरा कतरा किनारों से छलक रहे थे। बमुश्किल सेल ऑफ करके तकिए के नीचे खिसका दिया और उठकर कमरे से निकल आई। इब्तिदाई दिसंबर की कदरे खुंक रात थी, लेकिन उसका अंदर जल रहा था। कितनी देर नंगे पांव बरामदे के ठंडे फर्श पर इधर से उधर चकराती रही, फिर वहीं तख्तपोश पर लेट गई थी। सुबह अम्मा ने उसे झंझोड़ डाला, फिर भी उसे आंखें खोलने में दिक्कत हुई। उनका हाथ थाम कर पूछने लगी, क्या हुआ है? यहाँ कब आ सोई? और तुम्हें रात में सर्दी नहीं लगी? चलो अंदर जाओ, बल्कि अब सोना क्या है, उठ जाओ, सुबह हो गई। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर उठा दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब मत उठाइएगा, वो कहकर अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन अब बेखबरी की नींद नहीं थी। जब भी कोई एहसास का चौके लगा रहा था जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, उसका जहन यकलख्त बेदार हुआ था। हाँ, अच्छा हुआ जो मैं जान गई, वरना जाने कब तक बेवकूफ बनती। लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगी, देखती हूँ कहाँ तक जाता है। आप ही चाय। नरमीन ने आकर उसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। आज ये मेहरबानी किस लिए? उसने उठकर चाय का कप लेते हुए पूछा। अम्मा बता रही हैं रात आप बरामदे में सो गई थी और उन्होंने ही आपके लिए चाय भेजी है। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ, खुदा हाफिज। नरमीन अपनी बात खत्म करके चली भी गई। मैं बरामदे में सो गई थी। रात की बातें सोचते हुए उसके अंदर फिर उथल पुथल होने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पे काबू पाया, फिर खाली कप उठाकर कमरे से निकल आई। आप हटे अम्मा, नाश्ता मैं बना लूंगी। एक बस तुम ही रह गई हो, अम्मा कहते हुए किचन से निकल गईं। हाँ, एक बस मैं ही रह गई हूँ, उसने अपने अंदाज से सोचा। फिर पहले बर्तन धोए, उसके बाद स्लाइस गर्म करके चाय का पानी रख रही थी कि आंगन से शानी की आवाज आने लगी। वो बस एक लहजे को उधर मुतवज्जा हुई, फिर सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। चाय बनाकर वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। उसके बाद वही रोजमर्रा के काम, झाड़ पोंछ, कपड़ों की धुलाई, साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी। और ठीक 2 बजे यस्तानी का फोन आ गया तो खुद पर बहुत जब्र करके उसने सेल कान से लगाया था। हेलो, कैसी हैं आप? वही हमेशा वाला अंदाज था। उसने भी खुद को बशाश जाहिर किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात आपने फोन किया था। वो किसी तरह भी अपने लहजे की बेचैनी नहीं छुपा सका, जिससे वो समझ गई कि वो सुबह से ही एक बात जानने को बेचैन है। फिर भी सहूलत से झूठ बोल गई, नहीं तो मेरे सेल पर आपका नंबर है और रिसीव में भी, जिसका मतलब है मैंने नींद में आपका फोन रिसीव किया था। उसने कहा तो वो हंस कर बोली, अच्छा, लेकिन मैंने तो आपको फोन नहीं किया, शायद नींद में बटन दब गया होगा। बहरहाल आई एम सॉरी कि आप डिस्टर्ब हुए। आइंदा मैं मोबाइल सिरहाने रख कर नहीं सोऊंगी। अरे ये आप कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि मैं उस वक्त बेदार क्यों नहीं हुआ। रात के उस पहर जब सारी दुनिया सोती है तब आपसे बातें करना अच्छा लगता है ना। वो उसे गिरफ्त में लेकर तस्दीक चाह रहा था।
ہونٹ پھینچتے ہوئے آپ ہی آپ ہوں کی آواز نکلی تھی اور وہ خوش ہو گیا۔ آج میں خود آپ کو فون کروں گا، رات کے اسی پہر۔ اچھی بات ہے، اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے نکلی تو سامنے شانی کو آتے دیکھ کر خواہ اس پر بگڑ گئی۔ یہ تم کیا جب چاہے منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ چلا جاؤں؟ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میرے کہنے سے چلے جاؤ گے؟ تم کہہ کر تو دیکھو، وہ پتہ نہیں کیسے اتنا معصوم بن جاتا تھا۔ تو جاؤ اور آئندہ کبھی مت آنا، اس نے کہا تو وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آ گیا۔ اگر صرف جاؤ کہتی تو واقعی چلا جاتا، لیکن کبھی نہ آنے والی بات تو میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس گھر سے لگتا ہے میرا جنم جنم کا رشتہ ہے۔ اب پوچھو کیسے؟ شٹ اپ! وہ سر جھٹک کر واپس کمرے میں آ گئی اور جانتی تھی کہ وہ پیچھے آئے گا، جب ہی فوراً موبائل اٹھا کر اس میں مصروف ہو گئی۔ یزدانی کو فون کر رہی ہو؟ وہ پیچھے آ کر پوچھنے لگا۔ کسی کو بھی کروں، تمہیں کیا؟ وہ دھاڑی۔ ہاں مجھے کیا، میں تو یوں بھی چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اس کے آہ بھرنے پر وہ متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ امتحان ختم ہو گئے ہیں، سوچ رہا ہوں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں، کیونکہ یہاں نوکری تو ملے گی نہیں بغیر سفارش کے، اور میرے پاس سفارش بھی نہیں ہے۔ پھر خواہ نوکری کی تلاش میں خوار ہونے سے کیا؟ یہ بہتر نہیں کہ میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلاؤں؟ وہ اپنی بات پوری ہونے سے پہلے دوسروں کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ بہت بہتر ہے، اور یہ کام تم نے پہلے ہی کیوں نہیں کر لیا؟ ایم ایس سی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے تنفر کو دبانے کی صحیح میں رک رک کر بولی تھی۔ تو ایم ایس سی میں نے اپنے لیے تھوڑی کیا ہے، آنے والی نسل کے لیے کیا ہے۔ وہ فوراً بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ جب میرے ایم ایس سی ہاتھ ہل جوتیں گے، بیج بوئیں گے، تو پھر اس اناج کو جتنے لوگ کھائیں گے ان کے ہاں ایم ایس سی بچے پیدا ہوں گے۔ ہا ہا ہا! وہ کہہ کر خود ہی زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ وہ ہنسی ضبط کیے اسے گھورے جا رہی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ اب لگی بندھی روٹین سے اکتا کر کچھ نئے پن کی خاطر جاب کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ اس کے لیے روز اخبار دیکھتی، ایک دو جگہ اپلائی بھی کر دیا۔ اس کے بعد اماں کو بتایا تو وہ مخالفت کرنے لگی۔ کیا ضرورت ہے؟ کوئی کمی تھوڑی ہے، اللہ کا شکر ہے سب پورا ہو جاتا ہے۔ پورا ہو جاتا ہے اور بھلے سے بچ جاتا ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، پڑھا لکھا کچھ کام تو آئے۔ اس کے ناراض انداز پر اماں نرم ہو کر بولی۔ تو بیٹا گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو۔ نہیں، یہ درد سری ہے، چند دنوں میں بچوں کے شور سے آپ بھی اکتا جائیں گی اور نرمین الگ ڈسٹرب ہوگی۔ نہیں، میں بس جاب کروں گی۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے اماں خاموش ہو رہی، شاید اس لیے کہ اس نے پہلے کبھی یوں ضد نہیں کی تھی۔ میری بیٹی ایم اے پاس ہے، فرفر انگریزی بولتی ہے۔ اماں ہر آنے والے رشتے کے سامنے اس کی یہ تعریف کرتی تھی، اور یہ تعریف اس کی یہاں کام آ گئی کہ نہ صرف انٹرویو میں کامیاب ہوئی بلکہ اپوائنٹمنٹ لے کر گھر آئی تھی۔ مجھے جاب مل گئی، اس نے آتے ہی بتایا تو اماں کے ساتھ بیٹھا شانی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے، بغیر جوتیاں چٹکھائے؟ کیسے؟ کس کی سفارش لے کر گئی تھی؟ مجھے کسی سفارش کی ضرورت نہیں، میں ایم اے انگلش فرفر انگریزی بول سکتی ہوں، اور آج کل کسی کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو انگریزی ضرور آنی چاہیے، جو تمہیں نہیں آتی۔ اس لیے تم جاب ڈھونڈنے سے کترا کر ہل چلانے جا رہے ہو۔ وہ اسی کے انداز میں روانی سے بولتی چلی گئی تھی۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ برائی ہل چلانے میں نہیں ہے، تم میں ہے۔ تم کاہل کم ہمت ہو، بغیر کوشش کیے بھاگ رہے ہو۔ اس کی نخوت پر وہ سلگ گیا۔ تمہیں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا نا، اس لیے اترا رہی ہو۔ ذرا دھکے کھانے پڑتے تب ہوش ٹھکانے آتے تمہارے، اور تمہیں نوکری کسی قابلیت کی بنا پر نہیں ملی، بس قسمت کی مہربانی سمجھو اور شکر کرو کہ کہیں تو قسمت مہربان ہوئی۔ وہ اتنی بڑی چوٹ کر گیا تھا کہ اس کا سارا تنتنا دھرا رہ گیا۔ کتنی دیر سناٹے میں اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ یہ شانی تھا جو ہر مقام پر اسے نہ صرف کمروئی کے احساس سے نکالتا بلکہ یہ یقین بھی دلاتا تھا کہ اس کے لیے ایک شہزادہ آئے گا، اور وہی اب قسمت کی نامہربانی کا تانا مار گیا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے بے نقط سنائے اور اس کے سارے پول کھول دے۔ دوغلا، دھوکے باز، میں ابھی سے بتاتی ہوں۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی اور دھاڑ سے دروازہ کھولا تو آگے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دو، انجانے میں کچھ غلط منہ سے نکل گیا۔ وہ ہونٹ پیچھے اسے دیکھے جا رہی تھی، اونچا لمبا سر جھکائے ندامت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ جو اسے بے نقط سنانا چاہتی تھی بس اسی قدر کہہ سکی۔ تم بہت برے ہو، میں اعتراف کرتا ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو دل سے۔ میں تمہاری ناراضی لے کر نہیں جانا چاہتا۔ وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے بول رہا تھا۔ تو تم واقعی جا رہے ہو؟ وہ بے اختیار پوچھ گئی۔ ہاں، شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اصل میں میرے ابا چاہتے ہیں کہ میں انہی کے ساتھ کام کروں، اور میں ابا کی خواہش
रद्द नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जाओ, उसने कहकर रुख मोड़ लिया। तुम नाराज तो नहीं हो? वो फिर मासूम बनकर पूछ रहा था। नहीं। तुम मुंह क्यों मोड़ लिया? मेरी तरफ देखकर बताओ ना, मुझे याद करोगी? वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता था। अब जॉब में मसरूफ होकर मुझे कहाँ किसी को याद करने की फुर्सत मिलेगी? उसने बेनियाजी दिखाई। अच्छा, अपनी शादी में तो बुलाओगी? वो एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ। सॉरी, इस इंतजार में मत रहना, क्योंकि मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया है। वो बहुत नॉर्मल अंदाज में बोली थी। क्यों? क्या यस्तानी पसंद नहीं आया? लेकिन तुम उससे मिली कहाँ? बगैर देखे भाले रिजेक्ट करने का मतलब? वो कुछ बौखला रहा था। कोई मतलब नहीं, बस तुम जाओ, उसने कहा तो वो जिद हो गया। बड़ी बेमुरव्वत हो, इतने दिनों का साथ है, रुखसत करते हुए 2 आंसू टपका दोगी तो कयामत तो नहीं आ जाएगी? मेरा दिल रखने की खातिर ही रो दो। क्यों रो दूं, जब मुझे तुम्हारे जाने की खुशी हो रही है? वो उसे सताकर महसूस हुई। तुम बहुत बदसूरत हो, अपने लहजे की तरह, अपनी बातों की तरह, अपने अमाल की तरह। वो बोलता गया और वो हंसती चली गई थी। उसे पहली तारीख से ऑफिस ज्वाइन करना था और पहली तारीख में सिर्फ 5 दिन थे। इस वक्त दोपहर के खाने से फारिग होकर उसने सोचा पहले हफ्ते की सेटिंग करे। इस ख्याल से उसने सूट मुंतखब किए, फिर इस्त्री करने खड़ी हो गई तो शानी झांक कर पूछने लगा, तुम सो तो नहीं रही? हाय, तुम तो कल शाम 6 बजे की ट्रेन से जा रहे थे। वो उसे देखकर हैरत से बोली तो वो अंदर आ गया था। फिर रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस गया और जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। वो बताता हुआ ढीले ढाले अंदाज में चेयर पर बैठ गया। तो अब क्या करोगे? जाहिर है नए सिरे से बुकिंग कराऊंगा। बताओ कब की कराऊं? उसने पूछा तो वो इस फजूल बात पर तप कर बोली, मुझे क्या पता, तुम्हें जाना है तुम जानो। ये तुम बात बेबात अंगारे क्यों चबाने लगी हो? पहले तो ऐसी न थी। उसके टोकने पर उसे खुद भी एहसास हुआ तो अंदर ही अंदर नादिम होकर बोली, सॉरी, तुम बातें भी तो ऐसी करते हो, बच्चों जैसी। अब नहीं करूंगा। वो बिल्कुल खामोश हो गया। जब उसने एक सूट इस्त्री कर लिया और उसे हैंगर करने लगी तब उस पर नजर पड़ी। कुछ रूठा रूठा बैठा था। अरे, वो हंस पड़ी। नाराज हो गए हो क्या? चलो, मैं ये काम बाद में कर लूंगी। अब बताओ क्या सेवा करूं तुम्हारी? चाय पियोगे या ठंडा? कुछ नहीं, बस तुम बैठ जाओ। वो शायद उदास हो रहा था। हाँ, अब कहो, बल्कि ये बताओ तुमने अपने घर वालों को फोन कर दिया कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई है? उसने सामने बैठकर पूछा। नहीं, मैंने उन्हें बताया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब बुकिंग करवाते ही फोन कर दूंगा ताकि मेरी माँ मेरे खैरियत से पहुंचने की दुआएं मांगना शुरू कर दे। कौन कौन है तुम्हारे घर में? उसने पूछा, फिर हंसकर बोली, कितनी अजीब बात है, अब तक मुझे ये पता ही नहीं है। मुझे सब पता है। तुम 3 बहनें हो, एक की शादी हो गई है, बाकी 2 बची हैं। वो जैसे शुरू हुआ था उसके तेवर देखकर एकदम खामोश भी हो गया। फिर खंखार कर कहने लगा, हाँ, तुम मेरे घर का पूछ रही थी। मेरे माँ बाप, भाई भावज, उनके 2 बच्चे और एक मेरी छोटी बहन है। इंटर कर चुकी है, जजाजात से मंसूब है। अब मैं जाऊंगा तो हो सकता है जल्दी उसकी शादी तय हो जाए। बस, और क्या बताऊं? और तुम? मेरा मतलब है तुम्हारी छोटी बहन की निस्बत तय हो चुकी है और तुम्हारी? वो सवालिया निशान बन गई। मैं अपनी मर्जी से करूंगा और ये जब मैं मैट्रिक में था तभी अपनी अम्मा से कह दिया था कि वो मेरे लिए कोई लड़की पसंद करने की गलती ना करें, और शुक्र है उनसे ये गलती नहीं हुई। वो बढ़ा चढ़ा कर बात करने से बाज नहीं आता था और उसी से वो उकता जाती थी। अभी बमुश्किल खुद को टोकने से बाज रखा। फिर पूछने लगी, और तुम्हारा गाँव कैसा है? मेरे गाँव को छोड़ो, अब तुम अपनी बात करो। उसने कहा तो वो कंधे उचका कर बोली, अपनी क्या बात करूं, तुम सब जानते हो। ये नहीं जानता कि तुमने शादी ना करने का फैसला क्या सोच कर किया है। उसे लगा जैसे उसने यही बात जानने के लिए जानबूझकर ट्रेन मिस की है। जब ही फौरन कुछ नहीं बोली। बताओ ना। उसके इसरार में हद दर्जे बेताबी थी। कोई खास वजह नहीं है और ना ही ये मेरा हतमी फैसला है। मेरा मतलब है, अगर कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ फेयर होगा और मुझसे शादी भी करना चाहता होगा तो मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगी। वो उसकी कैफियत समझते हुए बोल रही थी। और यसानी, वो क्या तुम्हारे साथ फेयर नहीं है? वो यूं देख रहा था जैसे उसे अंदर तक खोज लेना चाहता हो। पता नहीं, मैंने जानने की कोशिश नहीं की। वो यूं उठी जैसे बस अब खत्म करो ये बातें, और वो समझकर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, फिर खुदा हाफिज। शानी चला गया और अगले दिन से ही अम्मा को उसकी कमी महसूस होने लगी। उसे भी हो सकती थी, लेकिन वो ऑफिस ज्वाइन करके मसरूफ हो गई। सुबह अब्बा के साथ निकलती, अलबत्ता वापसी में उसे देर हो जाती थी क्योंकि उसका ऑफिस दूर था।
मगरिब के बाद घर लौटती तो बस खाना खाने तक ही अम्मा अब्बा और नरमीन के साथ बैठ सकती। उसके बाद अगले दिन की तैयारी, फिर सोने की जल्दी होती थी। यूनिवर्सिटी के बाद काफी वक्त उसने आराम तलबी में गुजारा था, इसलिए अब नई रूटीन में मुश्किल हो रही थी। एक हफ्ते में 14 तबक रोशन हो गए थे। उस पर अम्मा का टोकना, इतनी सी शक्ल निकल आई है, रंग देखो और काला हो गया है। घर में थी तो कुछ नजर तो आती थी। ओह हो अम्मा, बस कुछ दिनों की बात है, आदी हो जाऊंगी तो फिर वैसी ही नजर आने लगूंगी। उसने अम्मा को तसल्ली दी और खुद उसका भी यही ख्याल था कि इतने अरसे बाद घर से निकलना हुआ है, इसलिए वो बौखलाई हुई है। आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन में सेट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही वो उकताहट का शिकार हो गई। अपना आप खाली खाली सा लगने लगा, कुछ खोने का एहसास था या पाने की जुस्तजू। वो खुद नहीं समझ पा रही थी। ऑफिस में होती तो घर भागने को दिल चाहता, घर में होती तो झंझलाती। अजीब सी बेकली बेचैनी से वो परेशान हो गई थी। मैं क्या चाहती हूँ? उस वक्त टेबल पर बिखरे कागजात में उसकी नजरें जैसे खुद को तलाश कर रही थी कि यसानी का फोन आ गया। हेलो, उसका लहजा मुरझाया हुआ था। कैसी हैं आप? अगर मसरूफ हैं तो मैं फिर फोन कर लूंगा। यसानी ने गालबन उसकी बेतवज्जही महसूस करके कहा। नहीं, कोई खास मसरूफियत नहीं है। वो अब पहचान कर फौरन बोली थी। जॉब कैसी जा रही है? बस ठीक। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात? यसानी के ठीक अंदाजे पर वो हैरान हुई, फिर सोच कर बोली थी, मैं असल में शानी को मिस कर रही हूँ। शानी? ये कौन है? यसानी ने फौरन पूछा तो वो अंदर ही अंदर महसूस हुई। है एक स्टूपिड लड़का। उस स्टूपिड लड़के से आपका रिश्ता या ताल्लुक पूछ सकता हूँ? यसानी का ठिठकना वो महसूस कर रही थी। अभी तो मैं खुद नहीं समझ पाई। वो पास था तो कोई एहसास नहीं था, दूर चला गया है तो महसूस हो रहा है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मुझे फौरन अगला कदम उठाना पड़ेगा। यसानी अलर्ट हो गया था। अगला कदम? वो कस्तन अनजान बनी। हाँ, जल्दी बताएं, मैं अपने घर वालों को कब भेजूं? यसानी ने उजलत जाहिर की तो उसका दिल चाहा अभी इसी वक्त कहकर उसे मुश्किल में डाल दे, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोली थी, अभी नहीं। क्यों? वो जैसे इत्मीनान से हो गया था। अभी मुझे खुद को टटोलना है, उसके बाद कुछ कह सकूंगी। उसने कहा तो वो पूछने लगा, इसमें कितना वक्त लगेगा? पता नहीं, साल, महीने या हो सकता है अगला पल। मुझे खुद पर आश्कार कर दे। बहरहाल, आप कितना इंतजार कर सकते हैं? उसने अचानक पूछ लिया। अगर जिंदगी खत्म ना हो गई तो 100 साल। उसकी बात पर वो बेसाख्ता बोली थी। बस सिर्फ 1 सदी? जवाब नहीं आपका, लाजवाब कर देती हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और बस कुछ देर को ही उसकी बातों और दिल फरेब लहजे को दिल पर महसूस किया। फिर यकदम मुतनफ्फिर होकर झंझलाने लगी थी। बेवकूफ समझता है मुझे। खुद दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है जो समझता है कि मैं उसके हाथों बेवकूफ बन रही हूँ। उसने सर झटका, फिर जबरदस्ती खुद को काम में मसरूफ कर लिया। उस शाम वो घर लौटी तो शर्मीन आई हुई थी और अम्मा के साथ सर जोड़े जाने क्या राजो न्याज कर रही थी। उसने रुक कर देखा, फिर उनके सर पर जाकर जोर से बोली, गीबत हो रही है? हाय! अम्मा उछल पड़ी। तमीज नहीं है तुम्हें? आज ऑफिस छोड़ आई हूँ। वो हंसी, फिर शर्मीन से पूछने लगी, तुम कब आई? कुछ देर हुई और आज मैं यहीं रहूंगी। शर्मीन ने खुश होकर बताया तो अम्मा की मौजूदगी के बायस उसने कोई तबसरा नहीं किया और चेंज करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन क्योंकि इतवार था इसलिए उसे शर्मीन के साथ इत्मीनान से बैठने और बातें करने का मौका मिल गया था और तन्हाई मिलते ही उसने पहला सवाल यही किया, आज अदील ने तुम्हें रहने की इजाजत कैसे दे दी? बस मूड अच्छा था, मैंने पूछा तो मान गए। शर्मीन के जवाब से वो मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन टोका भी नहीं। और हाँ सोनी, शर्मीन अचानक कुछ याद आने पर कहने लगी, एक दिन अदील खुद ही अपने दोस्त से असानी की कोई बात कर रहे थे, लेकिन वो तो शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं और उसकी बीवी भी माशाल्लाह जिंदा सलामत है। अच्छा? उसे हंसी आ गई। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि वो बाल बच्चों वाला होकर तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? पहले ये बताओ, तुमने अदील को तो नहीं बताया? वो कुछ परेशान हो गई थी। नहीं, पागल थोड़ी हूँ मैं, वो तो खुद ही कोई बात कर रहे थे तो यसानी के नाम पर मैं ठिठकी थी। फिर उसके बाल बच्चों का सुनकर तो मैं और परेशान हो गई कि कहीं तुम उसके साथ सीरियस ना हो जाओ। अभी भी फोन करता है? हाँ। उसने सिर्फ हाँ कहने पर इक्तफा किया। बस खत्म करो ये सिलसिला, मैंने तुम्हें उसकी असलियत बता दी है और तुम भी उस पर जता दो कि अगर आइंदा उसने तुम्हें फोन किया तो तुम उसकी बीवी को बता दोगी। शर्मीन जज्बाती हो गई थी। हो सकता है उसकी अपनी बीवी से ना बनती हो, बेचारा मजलूम हो। उसने जानबूझकर शर्मीन को उकसाया था।
उफ बेचारा, इसका मतलब है उसने तुम्हें यही दास्तान सुनाई है कि उसकी बीवी पागल है, बीमार है, उसका ख्याल नहीं रखती। खबरदार सोहनी, तुमने उसकी बातों पर यकीन किया तो ये मर्द लड़कियों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ऐसे ही खुद को मसरूम जाहिर करते हैं। शर्मीन भड़क उठी थी और वो इंतहाई सादगी से बोली, लेकिन उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। फिर तुमने कैसे कहा कि उसकी बीवी से नहीं बनती? शर्मीन अब बौखला गई थी। मैंने तो यूं ही ख्याल जाहिर किया था। खैर छोड़ो, कोई और बात करो, उसने कहा, लेकिन शर्मीन के अंदर खुदबुद हो रही थी। तुम उसके साथ सीरियस तो नहीं हो ना? ओफो, मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। वो छिंचला गई। और तुम ख्वामखा परेशान मत हो, ये वो यस्तानी नहीं है जो तुम समझ रही हो। इसकी अभी शादी नहीं हुई, तो फिर देर किस बात की है? मेरा मतलब है वो तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं कर रहा? शर्मीन को नई फिक्र लाहक हुई। पता नहीं, वो टाल कर उठ खड़ी हुई। चलो खाना खा ले, फिर तुम्हारी शादी की मूवी देखेंगे। हाँ, उसमें यजदानी होगा, मुझे दिखाना। शर्मीन ने उठते हुए कहा तो वो जाते जाते रुक गई। मुझे क्या पता कौन है, तुम्हारे मियाँ का दोस्त है, तुम जानो। मैं तो अपने यजदानी को जानती हूँ। अपने यजदानी के साथ उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी थी। सर्दी अपने साथ नजला, जुकाम, खांसी और बुखार साथ लाई थी और घर में सबसे पहले वही लपेट में आई थी। 2 दिन से बिस्तर में पड़ी थी। अम्मा बेचारी घर के कामों के साथ उसकी तीमारदारी भी कर रही थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही अब ये एहसास भी हो रहा था कि वो तो ऑफिस चली जाती है, पीछे सारे काम अम्मा ही को करने पड़ते हैं, जबकि नरमीन को सिर्फ पढ़ने की लगन थी। उसका इरादा मेडिकल में जाने का था। जब ही जी जान से मेहनत कर रही थी, अम्मा भी उसे घरेलू कामों में नहीं उलझाती थी। बहरहाल 2 दिन से अम्मा को फिरकी की तरह घूमते देखकर अब वो यही सोच रही थी कि उसे जॉब छोड़कर घर में रहना चाहिए। फिर जैसे फैसला करके महीने के बकिया दिन शुमार कर रही थी कि अम्मा टेलीफोन सेट उठाकर उसके पास आ गईं। शानी का फोन आया है, तुमसे बात करेगा। याद आ गई उसे। वो उठ बैठी और फोन सेट लेकर गोद में रख लिया। वो बेचारा तो फोन करता रहता है, तुम ही घर पर नहीं होती, अम्मा कहते हुए चली गईं तो उसने रिसीवर कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह चांद सा दूल्हा दे, फिर दूधो नहाओ, पूतो फलो। वो हंस पे आदत शुरू हो गया था। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हें मिल गई चांद से दुल्हन? उसने पूछा तो वो फौरन बोला, सिर्फ दुल्हन कहो, क्योंकि मैंने चांद सी की शर्त नहीं रखी। हैरत है। छोड़ो हैरत वैरत को, ये बताओ मुझे याद करती हो? वो उसी लाओबालीपन से पूछ रहा था, जब ही उसने मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे यही तवक्का थी। खैर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वो फिर रवानी से शुरू हो गया। पता है, हल चलाते हुए जब मेरी गाय कहीं अड़ती है, तब तुम मुझे बहुत याद आती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे गाय से मिला रहे हो? उसने दांत पीसे। नहीं, मेरी गाय बहुत खूबसूरत है, गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, सुनहरी सींग, और पता है मैंने उसके पेट पर लाल मेहंदी से उसका नाम लिख दिया है, सोहनी। शानी? चीखने के साथ ही उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वो खांसते खांसते बेहाल हो गई। रिसीवर हाथ से छूट गया। अम्मा पानी लेकर भागी आई और ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। या अल्लाह! 2 घूंट लेकर उसने ग्लास अपने हाथ में ले लिया और फोन की तरफ इशारा करके बोली, इसे हटाएं यहाँ से। बंद हो गया क्या? अम्मा ने सेट उठाया और रिसीवर कान से लगाया तो उधर से वो बोल रहा था, क्या हो गया है सोनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वो बात कर रहा है। अम्मा ने रिसीवर उसे देना चाहा, लेकिन उसने वापस धकेल दिया। मुझे नहीं करनी कोई बात। हाँ बेटा, सोनी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा खुद ही उससे बात करते हुए चली गईं, तो वो दोबारा लेट गई। हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे फजूल बोलने की आदत है, फिर भी चिढ़कर उसे बुरा भला कहने लगी। कुछ देर बाद अम्मा उसके पास आ बैठी और उसकी पीठ सहलाते हुए शानी की तारीफ करने लगी। अच्छा लड़का है, वहां जाकर भी भूला नहीं, वरना आजकल कौन किसी को याद रखता है। वो हर हफ्ते फोन करके सबकी खैर खैरियत मालूम करता है। मुझे तो अपने बच्चों की तरह लगने लगा था। पता है अभी क्या कह रहा था? क्या? वो जानती थी अम्मा पूरी बात बताकर ही रहेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुतवज्जा हो गई। कह रहा था उसकी बहन की शादी है और हमें जरूर जाना है, वो खुद लेने आएगा। बस रहने दे, उसने सर झटका। ना बेटा, वो इतने खुलूस से कह रहा था, फिर खुद लेने आएगा तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, इसी बहाने उसका घर बार रहन सहन देख आएंगे। अम्मा ने कहा तो वो चौंकी थी। क्या मतलब है आपका? मैं सोच रही हूँ लड़का अच्छा है, क्या पता बात बन जाए नरमीन की। नरमीन?
اس کا دل بیٹھنے لگا، آنکھیں اچانک خالی خالی ہو گئیں۔ ہاں، نرمین بھی تو بڑی ہو گئی ہے، اماں اپنی دھن میں بولی تھی، پھر ایک دم احساس ہونے پر کہنے لگی، لیکن اب میں پہلے تمہاری کروں گی، بے شک نرمین کی وہاں بات ہو جائے، لیکن اس کی شادی تمہارے بعد ہی کروں گی۔ چھوڑیں اماں، میری فکر چھوڑیں، مجھے نہیں کرنا شادی، وہ بمشکل خود پر قابو پا کر بولی تو اماں نے ٹوک دیا، نہ بیٹا، ایسی بات منہ سے مت نکالو، جب نصیب کھلتا ہے تو سب کام آنن فانن ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اچھا ابھی تو آپ مجھے سونے دیں، کھانس کھانس کر سر میں درد ہونے لگا ہے، اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ پہلے کچھ کھا لو، دلیا لا دوں؟ اماں نے اٹھ کر پوچھا۔ نہیں، ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا، اٹھوں گی تو کھا لوں گی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور جھری میں سے اماں کو جاتے دیکھنے لگی، پھر کروٹ بدل کر سونا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر یزدانی کا نام دیکھ کر اس نے لائن کاٹ دی، اور پھر یہی ہوتا رہا، وہ فون کرتا رہا، ادھر یہ لائن کاٹتی رہی۔ تنگ آ کر اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ آفس آئی تھی، اس کی ٹیبل پر اتنا کام جمع ہو گیا تھا کہ دوپہر تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی۔ اس کے بعد بھی کام ختم نہیں ہوا، وہی تھک گئی، کیونکہ بیماری سے اٹھی تھی، اس لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جب ہی کچھ دیر کے لیے کام بند کر کے چائے منگوا کر پینے لگی، اور ابھی چائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ یزدانی کا فون آ گیا۔ اس نے چائے کا آخری سپ لے کر موبائل اٹھایا۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کیا بات نہیں کرنا چاہتی؟ پورا ہفتہ صبح شام آپ کا نمبر ملاتا رہا ہوں، سیل کیوں آف کر رکھا تھا؟ یزدانی پہلی بار شاکی ہو کر اتنی لمبی بات کر گیا تھا۔ جواب میں وہ سکون سے بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر پھر شروع ہو گیا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا، پتا ہے میں کتنا پریشان رہا، اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ کیسے اندیشے؟ اس نے فوراً پوچھا، جیسے محبت میں ہوتے ہیں۔ یزدانی کا لہجہ گھمبیر ہو گیا، جس پر وہ جسپس ہونے لگی۔ بولی کچھ نہیں تو قدرے رک کر وہ خود ہی کہنے لگا، آپ نے بھی تو اس روز ڈرا دیا تھا کسی اسٹوپٹ لڑکے کا ذکر کر کے۔ کیا نام بتایا تھا اس کا؟ ہاں، شانی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ کہیں شانی تو نہیں آ گیا۔ آ بھی جائے تو کیا، میرے لیے تو نہیں آئے گا، وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ پھر میرا مطلب ہے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے؟ یزدانی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں کیا نہیں، اس بات کو چھوڑیں اور یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ اچانک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ارے، وہ ذرا سا ہنسا، آپ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو چاہتا ہوں، صرف آپ کو، اور ابھی تک پہلے مرحلے پر اس لیے اٹکا ہوا ہوں کہ آپ مزید پیش رفت کی اجازت نہیں دے رہی۔ شاید آپ دو کشتیوں میں سوار ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میرا ہاتھ تھامے یا شانی کا، یہی بات ہے نا؟ نہیں، مجھے آپ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں تھامنا، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے کہہ کر سیل آف کرنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، ایک منٹ، میں تو سمجھ گیا، لیکن آپ خود کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں یا قصدن جھٹلا رہی ہیں۔ لیکن سچائی کبھی چھپی نہیں رہتی، اور سچ یہ ہے کہ آپ شانی کو پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئے۔ یزدانی نے اپنی بات ختم کرتے ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر بھی وہ کتنی دیر تک سیل کان سے لگائے بیٹھی رہی، پھر پیون کے آنے پر چونکی تھی۔ وہ خالی کپ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے سیل کو گور کر دانت پیسے۔ شانی، شانی، میں شانی کو پسند کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے آئے۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس کے بعد لاکھ چاہا کہ خود کو کام میں مصروف کر سکے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ ہر جگہ، ہر طرف، ہر صفحے پر وہ ہنستا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تب وہ ٹوٹ گئی۔ میں کیا کروں؟ اب میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اماں نے تو نرمین کا سوچ لیا ہے، اور شاید یہ ٹھیک بھی ہے۔ میرا اس کا کیا جوڑ؟ وہ اچھی شکل و صورت کا ہینڈسم لڑکا ہے، اور مجھ سے چھوٹا بھی، سال دو سال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر دیکھنے میں تو وہی بڑا لگتا ہے، لمبا چوڑا۔ اس کے اندر پھت پھت ہونے لگی۔ وہ جتنا اس کی نفی کرتی اسی قدر وہ حاوی ہو رہا تھا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کے بعد پھر یزدانی کا فون نہیں آیا، اور اسے انتظار بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت پہلے اسے جان گئی تھی، اور اب یہ بھی جان لیا تھا کہ یزدانی اس سے دامن بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، جو اسے شانی کی صورت مل گیا تھا، یا شاید اس کا مقصد ہی اسے شانی کا احساس دلانا تھا۔ بہرحال وہ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسی روز سے، جب سے اس نے یزدانی کی اصلیت جانی تھی، تب سے وہ اپنے آپ میں ہرٹ ہو رہی تھی، اور اس دوران کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ آخر وہ کہاں تک جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اب مقصد سمجھ میں آ رہا تھا تو وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگر اماں نے شانی کے ساتھ نرمین کا نام نہ لیا ہوتا
तब तो उसके लिए सारे खेल का ड्रॉप सीन बेहद दिलचस्प था, लेकिन अब उसे खामोश ही रहना था। उस शाम वो ऑफिस से लौटी तो शर्मीन जाने कब से आई हुई थी, जो उस वक्त जाने को तैयार खड़ी थी। उससे गले मिलते ही कहने लगी, अच्छा सोनी, मैं जा रही हूँ। क्या मतलब, अभी तो मैं आई हूँ, उसने कहा तो शर्मीन हंस कर बोली, मैं तो बहुत देर से आई हुई हूँ और हमें अभी एक और जगह जाना है, इसलिए रुक नहीं सकती। अच्छा, खुदा हाफिज। शर्मीन अदील का इशारा देखकर जल्दी से खुदा हाफिज कहकर चली गई तो वो यूं ही अम्मा को देखने लगी। चलो मुंह हाथ धो लो। अम्मा जाने क्यों नजरें चुरा कर चल पड़ी थीं। वो समझ नहीं सकी, लेकिन उलझती हुई अपने कमरे में आ गई। पता नहीं सब लोग वाकई मशकूक हरकतें करने लगे हैं या मैं बहुत वहमी हो गई हूँ। वो मुंह धोने से कपड़े बदलने तक यही सोचती रही। फिर खाने के दौरान खोजती हुई नजरों से अम्मा और अब्बा को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। अलबत्ता ये जरूर महसूस किया कि अम्मा खासी उजलत में थी और इस उजलत में जब वो खाने के बाद अपने कमरे में आई तो उसके पीछे चली आई थी। इस नौकरी ने तुम्हें किसी जोगा नहीं रखा, सबसे दूर हो गई हो। अजीज रिश्तेदारों को तो छोड़ो, घर वालों के साथ 2 घड़ी बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। अम्मा कहते हुए उसके बेड पर बैठ गईं। शर्मीन कब आई थी? उसने उनकी बातों के जवाब में कस्तन कुछ नहीं कहा। शाम से कुछ पहले मैंने कहा भी रात का खाना खा कर जाना, लेकिन अब ब्याही लड़कियों पर तो जोर नहीं चलता, मियाँ की मर्जी से आती जाती हैं। खैर, अपने घर में खुश रहें। अम्मा कुछ ज्यादा बोल रही थी, जब ही वो ठिठकी और उनके पास आ बैठी। अपने घर में खुश तो है ना शर्मीन? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अभी वो तुम्हारे लिए आई थी। असल में अम्मा असल बात की तरफ आई। कह रही थी अदील का चचाजाद है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। 2 छोटे बच्चे हैं। बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश पर इंतकाल कर गई थी। अगर मैं वो सन्नाटों में घिर गई। बेटा, कुंवारे लड़कों की डिमांड्स तुमने देख ली, कितने रिश्ते आए, खुद चाहे कैसे भी थे। लड़की खूबसूरत और कम उम्र चाहिए, फिर मजीद इंतजार में तो तुम्हारी उम्र और निकल जाएगी। अम्मा नरमी से कहने लगी, ये मत समझना कि हम तुम्हें बोझ समझकर उतार फेंकना चाहते हैं, बल्कि मुझे ये फिक्र है कि हम माँ बाप हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठे रहेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे सामने अपने घर की हो जाओ तो हम भी कब्र में इत्मीनान से जा सोएंगे। क्या वाकई मुझे रणवे 2 बच्चों के बाप के पल्ले बांधकर आप इत्मीनान से हो जाएंगी? उसके लहजे में टूटे कांच की चुभन थी। तो बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं कहाँ से लाऊं? अम्मा ने कहा तो वो बुरी तरह बिखर गई। मैं कुछ नहीं चाहती। कब मैंने आपसे कुछ चाहा? अपनी कम रोई और कम नसीबी का शिकवा मैंने आपसे तो कभी नहीं किया। जो आया मुझे रिजेक्ट कर गया, मैंने तो किसी को रिजेक्ट नहीं किया। जो आप ये कह रही हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ, मैं कैसा भी नहीं चाहती। आप अपने इत्मीनान के लिए मुझे सूली चढ़ाने का ना सोचें। छोड़े मेरी फिक्र। कैसे छोड़ दूं? क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे ज्यादा सोचती हूँ। अम्मा आप दीदा हो गई थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। एमए पास फरफर अंग्रेजी बोलने वाली आपकी लायक फायक बेटी हूँ, और अब आप मुझे बेटी नहीं बेटा समझें। अम्मा के आंसुओं से वो फौरन पिघलकर उनकी दिलजोई करने लगी थी। और ये अभी से आपको मरने की क्या फिक्र हो गई? जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने नवासे नवासियों की खुशियां देखनी है। अल्लाह दिखाए, जरूर दिखाएगा। और हाँ अम्मा, वो शानी नहीं आया। आपने बताया था कि वो बहन की शादी का बुलावा देने आने वाला था। उसने अम्मा का ध्यान हटाने की खातिर मौजू ही बदल दिया। हाँ, आज दिन में उसका फोन आया था, पर लाइनों में ऐसी गड़बड़ थी कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। पता नहीं क्या कह रहा था। हो सकता है अपने आने का बता रहा हो। अम्मा ने बताकर ख्याल भी जाहिर किया तो वो पूछने लगी, मैं फोन कर लूं उसे? कर लो, हमेशा वही करता है। अम्मा उठ खड़ी हुई। नंबर क्या है उसका? वही डायरी में लिखा होगा। अम्मा ने बताया तो वो टेलीफोन सेट के साथ डायरी भी लेकर वापस कमरे में आ गई और कुछ देर सोचने के बाद उसके नंबर मिलाए तो दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज थी। मुझे शानी से बात करना है, उसने फौरन कह दिया। आप कौन है? लड़की खासे सुलझे हुए अंदाज में पूछ रही थी। मैं सोहनी हूँ, उसने बताया तो उधर वो बहुत मुश्ताक हो गई। हाय, आप सोहनी हैं? भाई आपका बहुत जिक्र करते हैं। और पता है, उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि जैसे उससे रिसीवर छीना गया था। फिर शानी की आवाज आई, हेलो, कैसे हो? उसकी आवाज में आप ही आप धड़कनों की लय शामिल हो गई थी और शानी का वही पुराना अंदाज था। गांव की आबो हवा ने बहुत अच्छा असर डाला है। बहुत खूबसूरत हो गया हूँ, देखोगी तो उंगलियां काट डालोगी अपनी। अच्छा, वो जरा सा हंसी, मजाक नहीं कर रहा। खैर तुम बताओ, आज कैसे मेरी याद आ गई? उसने पूछा तो वो सहूलत से कहने लगी, वो अभी अम्मा ने बताया कि दिन में तुम्हारा फोन आया था, लेकिन ठीक से बात नहीं हो सकी। फिर उन्होंने तुम्हें फोन करने को कहा तो मैंने कर दिया। अम्मा के कहने से
تمہیں کبھی خیال نہیں آتا میرا؟ وہ اس کی بات سے بددل ہو کر بولا۔ آتا ہے، اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا۔ بس جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کرو۔ اور کیا بات؟ یسانی کا بتاؤ، معاملہ کہاں تک پہنچا؟ یار جلدی کرو، مجھے تمہاری شادی میں بھنگڑا ڈالنا ہے۔ اس نے کہا تو وہ ہنس کر بولی، اب صرف تمہارے بھنگڑے کی خاطر تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب؟ میں نے یسانی کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا تو وہ احتجاجاً چیخا، کیوں کیوں؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں خود کو غیر اہم نہ سمجھوں، اس لیے اب وہ میرے معیار پر پورا نہیں آتا۔ کس لحاظ سے؟ وہ اپنے آپ خائف ہو گیا تھا۔ ہر لحاظ سے، تعلیم، شکل و صورت، پرسنالٹی، کسی لحاظ سے بھی تو وہ اٹریکٹیو نہیں ہے۔ وہ اپنا سارا دھیان اس کی طرف رکھ کر بول رہی تھی۔ تم ملی ہو اس سے؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ بہت اصرار کر رہا تھا، پھر میں نے بھی سوچا کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈالوں۔ یوں اس سے ملنے کے بعد میں نے فیصلہ کر دیا۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا؟ وہ الجھ کر بولا، مجھے یقین نہیں آیا۔ چلو، جب تمہیں یقین آ جائے تب بتا دینا، پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا اور اس کی کیفیت سوچتے ہوئے ہنسی بھی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے واشنگ مشین لگا لی اور گھر بھر کے کپڑوں کے علاوہ چادریں اور پردے بھی اتار لیے تھے۔ اماں منع کرتی رہ گئیں، ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، آرام کر لو، لیکن وہ نہیں مانی۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ کچن بھی دیکھتی رہی تھی۔ یوں کھانا بھی وقت پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمبی تان کر سو گئی تھی۔ پھر شام سے کچھ پہلے شرمین نے اسے اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور کپ لیتے ہوئے بولی، کہ تم کس کام سے لگ گئی؟ چائے بنانا تو کوئی کام نہیں ہے، شرمین نے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ پوچھنے لگی، رہو گی یا ہمیشہ کی طرح جلدی میں آئی ہو؟ جلدی میں تو نہیں آئی، لیکن رہوں گی بھی نہیں۔ تم سناؤ، آج بڑی دھلائیاں کر لی، پردے وردے سب؟ ہاں، عید بھی تو آ رہی ہے، اس نے کہہ کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ پھر شرمین کو گو کی حالت میں دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، تم پچھلی بار عدیل کے کسی رشتے دار کا پروپوزل لائی تھی، مجھے اماں نے بتایا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ شرمین نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے سوچا تو وہاں جاتا ہے جہاں کوئی گنجائش ہو، اور میں نے تو اسی وقت اماں کو منع کر دیا تھا۔ کیا اماں نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ بہت سکون سے بول رہی تھی۔ میں نے اماں سے نہیں پوچھا، لیکن تم نے منع کیوں کیا؟ شرمین کو اس کا صاف جواب پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے کسی رنوے سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اب بھی آرام سے تھی۔ ایک یہی ایپ ہے ان میں، باقی ہر لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ تم ایسا کرو، ایک بار انہیں دیکھ لو، بلکہ میں ملوا بھی سکتی ہوں، اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ شرمین نے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ میں انکار کر چکی ہوں شرمین، اور اب تم خواہ مجھ پر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے جیٹ جی کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو شرمین جسپس ہو کر بولی، تم غلطی کر رہی ہو۔ اگر تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ میں معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہوں اور مجھے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا تو نہ ملے، میں کسی ایرے غیرے کو بھی قبول نہیں کروں گی، سمجھی تم؟ اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کوئی ایرے غیرے نہیں ہے سونی، شرمین زچ ہوئی تھی۔ سنو، اگر تم پر عدیل یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دباؤ ہے تو بتاؤ، میں خود عدیل سے بات کر لیتی ہوں۔ اس نے شرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ نظریں چرا کر بولی، نہیں، وہ کیوں دباؤ ڈالیں گے؟ میں نے خود ہی سوچا، پھر عدیل سے کہہ دیا، تو اب یہ بھی کہہ دو کہ میں نے صاف منع کر دیا ہے۔ وہ شرمین کی مجبوری سمجھنے کے باوجود اپنی بات سے نہیں ہٹی۔ تمہاری مرضی، لیکن یہ سوچ لینا کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے گا۔ شرمین کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی اور وہ تعصب سے اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی افسوس بلکہ دکھ ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے ہی اسے غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ کیا صورت شکل ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کیا قسمتیں بھی صورتیں دیکھ کر لکھی جاتی ہیں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو سب اچھی صورتوں والے قسمت کے دھنی ہوتے۔ پتہ نہیں دھن دولت اور حسن کو ہی قسمت کیوں سمجھ لیا گیا ہے۔ میں تو یہ سب نہیں چاہتی، مجھے تو محبت کی تمنا ہے، صرف محبت۔ اور اماں شرمین اس میں بھی ڈنڈی مارنا چاہتی ہیں کہ میں اس رنوے سے شادی کر لوں جس کا دل پہلے ہی خالی ہو چکا ہے، اور اگر نہیں تب بھی مرنے والی کی محبت اور یاد کو تو ضرور اس نے ایک کونے میں مقفل کر دیا ہوگا، اور میں بقیہ ساری زندگی وہ قفل کھولنے میں گزار دوں گی۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ملتی، نہ ملے، میں محبت کی جنگ نہیں لڑوں گی۔ اس کا ذہن مسلسل انہی سوچوں کے آماج کا بنا ہوا تھا جب ہی وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح اماں سے خواہ مخواہ الجھ پڑی تھی اور بغیر ناشتہ کیے چلی آئی،
और अभी लंच ब्रेक में जब उसकी कुलीग ने बुलाया तो उसे भी मना कर दिया। हालांकि बहुत भूख लग रही थी, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। अजीब सी झंझलाहट और बेबसी का शिकार थी। बड़ी मुश्किल से कुछ जरूरी काम निपटाए, फिर 2-3 रोज की छुट्टी लेने का सोचकर उसी वक्त दरख्वास्त लिखने बैठ गई। लेकिन ये काम भी अधूरा रह गया कि कोई टेबल के करीब आकर कह रहा था, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस सोनी से मिलना है। जी। उसे पूरी गर्दन ऊंची करना पड़ी थी। आप मिस सोनी? उसने तस्दीक चाही। जी। वो यही समझी कि कोई क्लाइंट है, जब ही बैठने का इशारा किया। थैंक यू। वो बैठ गया। तब कहने लगा, मेरा नाम बिलाल है, मैं अदील का फर्स्ट कजन हूँ और आप गालबन शर्मीन की बहन। जी। वो एकदम ठिठकी थी। मुझसे शर्मीन ने कहा कि मैं आपसे मिल लूं। उसने यकीनन आपको मेरे बारे में बताया होगा। वो अपने अंदाज से बेहद सुलझा हुआ और मुहस्सब लग रहा था। जब भी वो मुश्किल में पड़ गई कि ऐसे शख्स को चाहने के बावजूद फौरन दो टोक जवाब नहीं दिया जा सकता था, जबकि शर्मीन पर उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके मना करने के बावजूद उसने इस शख्स को क्यों भेजा। जी शायद बताया तो था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या रवैया रखना चाहिए। मजीद कुछ जानना चाहें तो आप बराह रास्त मुझसे मेरे बारे में पूछ सकती हैं, उसने कहा तो वो जुस्पुस सी होकर बोली, नहीं, मुझे शर्मीन ने सब बता दिया है। फिर क्या सोचा आपने? उस सॉरी, शर्मीन कह रही थी कि आप मुझसे मिलने के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगी, तो मैं कब तक उम्मीद रखूं? आई मीन आपको सोचने और फैसला करने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, मैं शर्मीन को बता दूंगी। उसने अपने अंदर उठते जवार भाटे पर बमुश्किल काबू पाया था। ओके, मुझे इजाजत। उसका पुरतकल्लुफ अंदाज जेर करने वाला था। वो बस देखती रह गई। उसके उठने से जाने तक उसे खबर ही नहीं हुई। शर्मीन ने ठीक कहा था कि एक सिर्फ रनवे होने का ऐब है, बाकी हर लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है। फिर उसे यकीन था कि देखने के बाद वो इनकार नहीं करेगी। जब ही उसके मना करने के बावजूद भी उसने बिलाल को भेज दिया था। अजीब पागल लड़की है। वो अचानक झंझला गई और उसी वक्त शर्मीन को फोन कर डाला। फिर उसकी आवाज सुनते ही बगैर सलाम दुआ के शुरू हो गई। तुमने बहुत गलत हरकत की है शर्मीन। जब मैं तुम्हारे जेठ के लिए मना कर चुकी थी तो फिर तुमने उनसे गलत बयानी क्यों की? ये क्यों कहा कि मैं उनसे मिलने के बाद फैसला कर सकती हूँ? फैसला तो उसी वक्त हो गया था। तो क्या बिलाल भाई आए थे तुम्हारे पास? शर्मीन पर उसके बिगड़ने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा शौक से पूछा तो वो और चिढ़ गई। हाँ आए थे, और मैंने बेइज्जत करके भगा दिया है उन्हें। हाय नहीं सोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शर्मीन डर गई। कर सकती हूँ। अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की तो यही करूंगी, समझी तुम? उसने फोन पटक दिया। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इस दौरान शर्मीन 2 बार आई थी, लेकिन उससे बिलाल का जिक्र नहीं किया था, जिससे वो मुतमईन हो गई। लेकिन अम्मा मुतमईन नहीं थी, बल्कि उन्हें उस पर शदीद गुस्सा था, जो बात बेबात जाहिर भी हो रहा था। ना ये ख्याल करती कि वो ऑफिस जा रही है, ना ये एहसास कि वो ऑफिस से थकी हारी आई है। जो मुंह में आता कह जाती। किसी किसी वक्त उसका फूट फूट कर रोने को दिल चाहता। उस वक्त वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो रही थी। मैं क्या करूं? अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और शादी ना होना कोई गुनाह, कोई जुर्म तो नहीं है। अम्मा जबरदस्ती मुझे मुजरिम बनाने पर तुली हुई हैं। मैं नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं। वो सोचती हुई चली जा रही थी। स्टॉप कहीं पीछे रह गया था, उसे पता भी नहीं चला। ना ही ट्रैफिक का शोर उस पर असरअंदाज हो रहा था और ना पर फैलाती तारीकी का एहसास था। बहुत दिल गिरफ्ता सी बस अपने कदमों के आगे देखते हुए चल रही थी कि अचानक एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो झटके से पीछे हटी और गाड़ी के बजाय इधर उधर देखने लगी। इधर इधर, मैं इधर हूँ। उसकी आवाज पर उसने चौंक कर देखा। ड्राइविंग सीट पर शानी बैठा उसे मुतवज्जा कर रहा था। उसके देखने पर फौरन उसके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो हैरान खड़ी थी। भाई मैं ही हूँ शानी, मेरा भूत नहीं है जो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो। जल्दी बैठो, शानी ने उसके सामने हाथ लहरा कर कहा। तब भी पहले उसने अतराफ का जायजा लिया, फिर बैठ गई। कहाँ जा रही थी? शानी ने गाड़ी बढ़ाते हुए पूछा। घर। वो अभी तक अपनी सोचों के जेर असर थी। पैदल? शानी ने बेपनाह हैरत का इजहार किया। नहीं, स्टॉप से वैन मिल जाती है। खैर तुम सुनाओ, कैसे हो, कब आए? इतनी दूर पैदल चलने के बायस उसके लहजे में भी थकन उतर आई थी। मुझे आए 3-4 दिन हो गए हैं। मैं असल में गाड़ी लेने आया था, आज मिली है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा कर अब तुम्हारी तरफ जा रहा था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। चलो पहले तुम्हें पुरतकल्लुफ रिफ्रेशमेंट। नहीं नहीं, वो फौरन बोली। बहुत देर हो गई है, अम्मा परेशान हो जाती हैं। बस सीधे घर चलो। अम्मा की परेशानी का ख्याल है तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। उसने मोबाइल निकाल कर उसके घर का नंबर मिला दिया और उसकी एक नहीं सुनी। अम्मा से बात करने के बाद उसे देखकर मुस्कुराया तो वो सर झटक कर बोली, अजीब हो तुम।
हमेशा तुम्हें यही गिला रहा है। क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं तुम्हारे जैसा बन जाऊं, लेकिन। उसने कंधे उचकाकर बात पूरी की, फिर कितनी देर उसके बोलने का इंतजार करने के बाद पूछने लगा, सुनो, तुम बदल गई हो या मुझे बदली बदली लग रही हो? तुम्हें किस लिहाज से बदली हुई लग रही हूँ? उल्टा उससे पूछने लगी। इतनी संजीदा तो नहीं थी और अभी तो रंजीदा भी लग रही हो। क्या बात है? उसने बैकव्यू मिरर में उस पर सवालिया नजर डाली। मैं ना संजीदा हूँ ना रंजीदा। सारा दिन ऑफिस में मगजमारी के बाद अब घर जाकर ही फ्रेश हो सकती हूँ, लेकिन तुम जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो तो शायद सुबह तक हम घर पहुंच सकें। उसने कहा तो वो स्पीड बढ़ाकर चंद मिनटों में एक रेस्टोरेंट के सामने आ रुका। वो बगैर कुछ कहे उतरकर उसके साथ अंदर आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी एक नहीं सुनेगा। मीनू पर भी शानी ने अपनी मर्जी से निशान लगाए, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तब वो पूछने लगी, अभी मजीद रुकोगे या जल्दी वापसी का प्रोग्राम है? कुछ दिन रहूंगा, एक दो और काम है, वो करके जाऊंगा। दुआ करो मेरे काम जल्दी हो जाएं। अल्लाह मालिक है। वैसे तुम गांव में कैसे रहते हो? मेरा मतलब है कराची जैसे शहर में रहकर अब वहां तुम्हें अजीब सा नहीं लगता? वो अपनी जात को मौजू नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए बात यूं शुरू की। नहीं, मुझे यहाँ अजीब लगता है। इतनी अफरा तफरी के सांस लेना मुश्किल, फिर किसी को किसी की परवाह नहीं, सब अपने आप में मगन। वहाँ ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुबह घर से निकलो तो हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई गले मिलता है, और यहाँ हाथ मिलाते हुए डरते हैं। आखिर में वो जरा सा हंसा था। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। वो लापरवाही से बोली थी। हाँ, सबका अपना मिजाज है। तुम अगर वहां जाओ तो शायद तुम्हें वहां अच्छा ना लगे, उसने कहा। तभी वेटर उसका ऑर्डर लेकर आ गया। इतने लवाजमात देखकर वो परेशान हो गई। शानी, ये इतना कुछ कौन खाएगा? जितना खा सके बाकी पैक करवा लेंगे। लो, पहले तो मेरी नई गाड़ी की खुशी में मिठाई। उसने मिठाई की प्लेट उसके सामने की तो वो चमचे से मुंह में रख कर बोली, मुबारक हो। फिर बज़ाहिर मासूमियत से पूछने लगी, गाड़ी से भी हल चलाओगे क्या? कभी सुना है गाड़ी से हल चलाने का? पूछ ला। नहीं, और मैंने तो ये भी नहीं सुना था कि एमएससी पास हाथों से हल चलाने से एमएससी बच्चे पैदा होते हैं। वो कहकर हंसने लगी। शुक्र तुम हंसी तो, वरना मैं तो समझ रहा था कोई रोग पाल लिया है तुमने, और अब बकिया सारी जिंदगी तुम्हारी रोती हुई शक्ल देखना पड़ेगी। उसने गहरी सांस खींचकर कहा तो उसकी दूसरी बात पर वो चौंकी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सादा था, जैसे रवानी में कह गया हो। तब वो टाइम देखकर बोली, चलो शानी, बहुत देर हो गई। पहले बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे दिल पर, जहन पर क्या बोझ है? देखो, झुटलाना मत। वो उसकी बात यकसर अनसुनी करके बहुत संजीदगी से उसका मुहासबा करने लगा। अभी सड़क किनारे तुम यूं चल रही थी जैसे दुनिया से दूर चली जाना चाहती हो, और ऐसा तो तब होता है जब दिल किरची किरची हो रहा हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा, वरना मेरे दिल और जहन पर कोई बोझ नहीं। हाँ, अलबत्ता एक सोच जरूर थी। कहो तो बता दूं? उसके बरक्स वो हल्के फुल्के अंदाज में कहकर आखिर में मुस्कुराई भी थी। बताओ। वो अंदर से झंझलाया था कि वो उस पर गिरफ्त करने में नाकाम क्यों हो जाता है। मैं एक प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। शर्मीन के ससुराल से आया है। उसे फौरी तौर पर यही बात सूझी और वो बेचैन हो गया। फिर क्या सोचा? किस नतीजे पर पहुंची? शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाती, लेकिन दरमियान में तुम आ गए। अब खुदा के लिए चलो, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। वो फिर बात बदल गई। तो जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी, अब मेरी यही रूटीन है। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। तुम चलो, ये सब पैक करवा के आता हूँ। वो कुछ नाराजी से बोला तो वो जल्दी आने का कहकर बाहर निकल गई। फिर वापसी के रास्ते में वो उसे अपने बारे में बताने लगा। हल चलाने वाली बात मैंने मजाक में कही थी। वैसे हमारी थोड़ी बहुत जमीन है जिस पर सब्जियां काश्त होती हैं, और मुझे काश्तकारी का शौक भी है, लेकिन हमारा असल बिजनेस खाद और मेडिसिन का है। हम पूरे मुल्क में खाद सप्लाई करते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा 2-3 सालों में एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। और मेरे फादर की मेडिसिन की फर्म है, मैं आजकल वहीं काम कर रहा हूँ। वो तफसील से बता रहा था और एक वही बात नहीं कही जो वो सुनना चाहती थी। शानी ने उसे कहा था कि आज वो उसे ऑफिस से पिक कर लेगा, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया और वो वक्त से पहले ही घर आ गई, जिस पर अम्मा तशवीश से पूछने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मा, आज कुछ ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गई। वो अम्मा को इत्मीनान दिलाकर अपने कमरे में आ गई और अभी चेंज करने के लिए कपड़े निकाले थे कि अम्मा आकर कहने लगी, सुनो, आज दिन में शानी आया था, बता रहा था 1-2 दिन में उसके अम्मा अब्बा भी आने वाले हैं। तुम्हें उसने कुछ बताया? किस सिलसिले में आ रहे हैं? नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो अम्मा सोचते हुए बोली, शायद रिश्ते की बात करें।
अम्मा यूं ही ना किसी से उम्मीद बांध लें, हो सकता है जिनके यहाँ वो ठहरा है उन्हीं की कोई लड़की हो। उसने धीरज से टोक कर कहा तो अम्मा नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे शानी का इरादा इसी घर का लग रहा है। आपसे कुछ कहा उसने? उसका दिल डरने लगा, जैसे सुबह खराम झूले में आन गिरा हो। बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया है कि उसके माँ बाप खास इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। अब देखो किसकी किस्मत खुलती है, तुम्हारी या नरमीन की। अम्मा आराम से किस्मत को इल्जाम देकर खुद बरी जिम्मा हो गई थीं और उसके लिए मजीद उनके सामने खड़े रहना मुश्किल हो गया। फौरन वॉशरूम में बंद हो गई, पहले कपड़े बदले, फिर वॉश बेसिन का नल पूरा खोल दिया और मुंह पर छपाके मारने लगी। खुद उसे पता नहीं था कि वो रो रही है, आंसू पानी के साथ बह रहे थे। फिर दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों से चेहरे का पानी गिराती हुई वॉशरूम से निकली तो शानी बड़े आरामदेह अंदाज में बैठा था। उसे देखते ही कहने लगा, बड़ी दगाबाज हो, मुझे टाइम देकर खुद भाग उठी। पता है मैं आधा घंटा वहां खड़ा रहा, फिर ऑफिस जाकर मालूम किया तो पता चला तुम जा चुकी हो। मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? सॉरी, इंतजार अहमक लोग करते हैं। फिर तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक ठहरा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों? उसने बेख्तियार उसे देखा तो वो चौंक कर पूछने लगा, तुम रो रही थी? नहीं, उसने कोशिश से खुद को नजरें चुराने से रोका था। तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। शानी को गए दिनों की बात याद आई और उसे भी। आंखों की लाली सिर्फ रोने को तो जाहिर नहीं करती, अचानक बहुत ज्यादा खुशी मिलने से भी आंखों में लाली उतर आती है। वैसे अभी मेरी आंखों में साबुन चला गया था। उसने आखिर में बात उड़ाई तो वो उस पर नजरें जमा कर बोला, सुनो, क्यों छुपाती हो खुद को? मुझे यस्तानी ने सब बता दिया है। यस्तानी? वो हंसी। हाँ, वो मेरे पास आया था ये बताने कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो और तुमने मेरी वजह से ही उसे रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन किसी गैर मरई ताकत ने उसकी कुव्वत गोयाई सलब कर ली थी। अलबत्ता आंखों से शरारे निकल रहे थे जिससे वो यही समझा कि शदीद गुस्से के बायस बोल नहीं पा रही। गुस्से में तुम? खैर छोड़ो, ये तारीफ बाद में, पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, तो मुझे यसानी ने सब बता दिया, जब ही तो मैं भागा चला आया, ये बताने कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अब से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे दिल के शफाफ आईने ने तुम्हें वो हुस्न अता किया है जिससे शायद तुम भी बेखबर हो। सुन रही हो ना? वो सुन रही थी और अब कुव्वत गोयाई भी लौट आई थी, लेकिन कस्तन खामोश थी और वो फिर गोया हुआ। तुम्हारे सामने मैं खुद को बोना महसूस करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत बोनी नहीं है। हजार रंग हैं उसमें और सिर्फ तुम्हारे लिए। यकीन ना आए तो मेरे अंदर झांक कर देखो, दिल के हर कोने, हर राहदारी में तुम्हें अपनी पुकार सुनाई देगी। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? कुछ नहीं, वो धीरे से बोली, लेकिन तुम जरूर कुछ कहो। वो बेताब हुआ। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर बेबसी जाहिर करते हुए बोली, नहीं शानी, मैं शायद ना कह सकूं या शायद तुम ना समझ सको। बस इतना सुन लो कि मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे मोहब्बत की जंग नहीं लड़नी पड़ी। क्या मतलब? उसने पूछा तो वो यूं मुस्कुराई जैसे तुम सदा के कूड़ मगज हो और वो समझ कर झंझलाया। साफ लफ्जों में नहीं कह सकती कि तुम मेरी मोहब्बत पर ईमान ले आई हो, और वो तो तुम्हें लाना ही था क्योंकि सारी दुनिया में तुम्हें चाहने वाला एक सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। और अगर होता तो मैं। बस, उसने उसे कमरे से बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया, फिर अपना मोबाइल उठाकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और पहले झांक कर उसे देखा। वो बरामदे में खड़ी अम्मा से जाने क्या कह रहा था, आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। तब उसे खामोश कराने के लिए उसने अपने मोबाइल पर यसानी का नंबर पुश कर दिया और अगले पल उसे बौखलाकर बाहर भागते देखकर बेसाख्ता हंसी, फिर मोबाइल कान से लगाकर बोली, थैंक यू यसानी, आपकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत पाली। वो स्टूपिड लड़का आ गया है मेरे लिए। उसके साथ ही उसने सेल ऑफ कर दिया और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट इस बात की गम्मास थी कि वो उसे कभी नहीं बताएगी कि एक रात जब उसने यसानी को फोन किया था तो उधर वो नींद में बोला था, कौन है यार, सुबह बात करना। और अच्छा हुआ वो नींद में था, जब ही तो वो पहचान गई थी कि वो शानी है जो गालबन उसके दिल का अहवाल जानने के लिए यसानी का रूप धार लेता है। और अभी जब उसने यसानी का नंबर पुश किया था तो उसकी जेब में मोबाइल बजने लगा था, जब ही वो बौखलाकर बाहर भागा था कि कहीं वो सुन ना ले। और उसने सुना तो नहीं, बस कह दिया जो कहना था। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।